एक राजा जिसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत और शोहरत, लेकिन जब उसकी मौत आई तो उसकी मौत ने उसे खत्म नहीं करा बल्कि एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां जादू कहानी में नहीं पर मगर हकीकत में है। क्या होगा जब एक राजा की आत्मा एक छोटे से बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म ले? तो आइए जानते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि बचपन में अनाथ था। उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अनाथ होने के बावजूद भी उसने इस दुनिया को कॉन्कर कर लिया और यहाँ का राजा बन गया। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया और जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई ग्रे ने उन सबको मार दिया। उसके पास सब कुछ था पर मगर एक अकेलापन जो कि हमेशा उसे अंदर से खाता रहता। पर मगर एक रात जब वो सो रहा था तो वो पाता है कि वो एक एंडलेस ओशन के अंदर बस डूबा चला जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, इस जन्म के अंदर जो तुम नहीं पा पाए अगले जन्म में तुम्हें वो सब पाना है और तुम्हें रोशनी यानी कि लाइट की तलाश करनी है। ग्रे समझ चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है पर मगर अगले ही सेकंड वो अपनी आंखें खोलता है और धुंधले से कमरे के अंदर उसे दो चेहरे दिखाई देते हैं जो कि उससे ही बात कर रहे थे। तभी वो आदमी उसे आर्थर कह के पुकार रहा था और कहता है कि जो हमारा बेटा है ये कितना प्यारा है, इसके आ जाने के बाद हमारी जिंदगी में और नई खुशियां आ जाएंगी। आर्थर की मॉम भी हाँ कर रही होती है पर मगर आर्थर को ये समझ नहीं आ रहा था आखिरकार मैं कहाँ हूँ। पर मगर वो इतना समझ चुका था कि इसका रिकार्नेशन हो चुका है और उसके पास उसके पिछले जन्म की सारी मेमोरीज और सारी नॉलेज भी होती है। आर्थर काफी एम्बेरस हो रहा होता है। दरअसल वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कभी भी अपना डायपर गीला कर देता और जब उसकी मॉम उसका डायपर चेंज करती उसे बहुत शर्म आती। एक दिन जब आर्थर के फादर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तब वो उन्हें देखता है। उन्होंने अपनी बॉडी को मैजिक से इनहेंस करा और एक ही अटैक में पूरी चट्टान को तोड़ दिया और जब भी वो घायल हो जाते तो आर्थर की मॉम उन्हें हील कर देती और यहीं से आर्थर की क्यूरियोसिटी जागने लग जाती है मैजिक को लेकर। आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसके पेरेंट है वो एक एडवेंचर टीम का हिस्सा है जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और इस वर्ल्ड में हर कोई अपने पास हथियार रखता है। सबको हथियार रखने की मंजूरी होती है। आर्थर कह रहा था मुझे जल्दी ही बड़ा और ताकतवर होना होगा। पर मेरे प्रॉब्लम वाली बात यहाँ होती है कि आर्थर भी एक छोटा बच्चा है और वो बेचारा तो जब उसकी मम लोरी गाती है तभी सो जाता है, लेकिन उसे शांति होती है क्योंकि वो आराम से यहाँ पे सो सकता था क्योंकि पिछले जन्म में जब भी वो सोता उसके ऊपर असैसिन हमला कर देती और कभी भी वो चैन की नींद नहीं सो पाया राजा बनने के बाद। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत चुके थे। अब आर्थर जब उसकी मॉम उसे सुला देती तो उन्हें वो चकमा दी कि सीधा घर के लाइब्रेरी में आके इस वर्ल्ड के बारे में जानने लग जाता है और आर्थर को पता चलता है जिस कॉन्टिनेंट में भी वो रह रहा है उसके साउथ में ह्यूमन नेशन है और नॉर्थ में एल्फ्स का देश। और उसे ये भी पता चलता है कि जो यहाँ का राजा है जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा और थ्रोन के लिए यहाँ पे कोई बैटल नहीं होता। जब वो दूसरी बुक पढ़ रहा था उसे मैजिक के बारे में पता चलता है दरअसल यहाँ पे इस वर्ल्ड का इतना पीछे रह जाना और टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ पाना मैजिक ही होता है, जहाँ पे इस वर्ल्ड में सिर्फ 1% लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं और एक बच्चा मैजिक में कितना पावरफुल होगा ये उसके पेरेंट्स और उनके जीन पे डिपेंड होता है। और दरअसल मैजिक यहाँ पे दो टाइप होती है। पहली ऑगमेंटर्स यानी कि आर्थर के फादर जैसे जो कि अपनी बॉडी को माना से फ्यूज करके काफी हैवी अटैक कर सकते हैं और दूसरा होता है मेजिस जो कि अपनी बॉडी के बाहर माना को फ्लो करके मैजिक कर सकते हैं। आर्थर को कंफर्म हो जाता है कि उसके फादर माना ऑगमेंटर है पर मगर उसकी मदर उनका हीलिंग मैजिक यूज करना उसे थोड़ा अलग सा लग रहा था कि जैसे मानो वो नॉर्मल मैजिशियन से काफी बढ़कर हो। पर मगर वो आगे बढ़ता है जहाँ पे वो पाता है कि मैजिक यूज करने के लिए एक माना कोर की जरूरत होती है जो कि तुम्हारे माना को तुम्हारी बॉडी के एक पॉइंट पे फोकस करके तुम्हें माना यूज करने की परमिशन देता है। ज्यादातर लोग इसे अपने चेस्ट के पास फोकस कर पाते हैं पर मगर उसे एक ताकतवर मैजिक कोर बनाने के लिए साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन आर्थर कह रहा होता है कि पिछले जन्म में मैं अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस कर सकता था जिसको कि काय कहा जाता था और दरअसल जो काय कोर बनाना था वो माना कोर बनाने जैसा ही था। आर्थर अपनी बॉडी के अंदर अपनी माना को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कि इस वर्ल्ड में ये मेरा पहला स्टेप होगा ताकतवर होने का और जो वो काफी करीब पहुंच चुका होता है माना कोर बनाने के लिए। पर मगर तब तक उसकी मदर वहाँ पे आ चुकी थी और उसे उठा लेती है। ऐसा करते करते एक दिन बीतता है, महीने बीतते हैं और ऐसे 2 साल बीत चुकी थी। आर्थर की मॉम आर्थर के बारे में अपनी डायरी में लिख रही थी पर मगर बाहर आर्थर के फादर उसे स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे होते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे आर्थर की मदर आकर उसके फादर के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि तुमने उसे स्वॉर्ड चलाना सिखा दिया, अभी तो वो चलना भी नहीं सीखा ढंग से। आर्थर कहते हैं मेरे घर की नॉर्मल बात है, दरअसल जो मेरी मदर है वो हमारे घर की बॉस है और मेरे फादर उनसे बहुत डरते हैं। आर्थर तब बहुत खुश होता है जब उसकी मदर उसे बाहर शहर में घुमाने लेके जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे कई सारे मैजिक आइटम और स्वॉर्ड भाला और काफी सारी चीजें दिखाई देती हैं। पर मगर सबसे ज्यादा वो मैजिक के ऊपर इंटरेस्टेड होता है
और ये उसके लिए बेस्ट होता है। जब वो शहर में जाता है तब वो मैजिक को देख सकता था। आर्थर इस जिंदगी से काफी खुश होता है, भले ही कभी कभी उसे काफी बुरा लगता है कि वो बच्चे की बॉडी में फंस रखा है और उसकी मॉम उसका डायपर चेंज करती है, पर मगर वो काफी खुश होता है क्योंकि उसकी मॉम डैड उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। पिछली लाइफ की तरह उसे ऑर्फनेज में एक फैमिली के लिए तरसना नहीं पड़ता अब, जहाँ पिछली जिंदगी में उसे कोई भी पेरेंट नहीं मिल पाया था। दूसरी ओर जो आर्थर होता अपने फादर को देख रहा था, जहाँ पे वो अपने मैजिक को बढ़ाकर कुछ पत्थर को हवा में उठाते हैं, पर मगर वो ज्यादा पत्थर नहीं उठा पाते। आर्थर कहता है कि इसका फायदा क्या जब वो अपने हाथ से ज्यादा पत्थर उठा सकते थे, पर मगर तभी आर्थर की मॉम उसके पीछे आती है और कहती है कि तुम्हारे फादर इससे ही बढ़कर कर सकते हैं और उनका सेकंड अटेम्प्ट काफी अच्छा होगा। और अपनी वाइफ के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद आर्थर के फादर अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जहाँ पे उनकी मैजिक से धरती भी अब कांपने लग चुकी थी। आर्थर इस बार काफी शॉक हो चुका था और वो ये मैजिक को यूज करना चाह रहा होता है, पर मगर उसकी मॉम उसे उठाते साथ ले जाने लग जाती है, कहती कि अब तुम मेरे साथ सोगे। पर मगर जाते वक्त आर्थर लाइब्रेरी के पास से गुजरता है और वो कह रहा था कि उसे बुक पढ़नी है, लेकिन उसकी मॉम मना कर रही होती है। पर मगर आर्थर का इनोसेंट चेहरा देखने के बाद वो भी इसके लिए मान जाती है और उसको अकेला छोड़ देती रूम में और अपने पति के साथ बाहर आ चुकी थी, जहाँ पे आर्थर अपने माना कोर को क्रिएट कर रहा होता है। हमें बताता है कि 2 साल से मैं इसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं काफी करीब पहुंच चुका हूँ अपने माना कोर को बनाने के लिए। और कुछ देर बाद उसका सच में माना कोर बन चुका था, जहाँ पे आर्थर अपनी बॉडी के अंदर से फील कर पा रहा होता है, लेकिन हमें बाहर से दिखाया जाता है तभी घर के अंदर एक ब्लास्ट हो चुका था। आर्थर के फादर अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में काफी घायल हो जाते हैं। आर्थर के पेरेंट काफी ज्यादा वरीड हो चुके थे आर्थर के लिए और तुरंत ही जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं आर्थर के आसपास एक सुनहरा सा ऑरा होता है और आर्थर काफी प्राउडली जमीन में उतरती हुई कहता है कि अब मैं भी मैजिक का यूज कर सकता हूँ। और जब अपने पेरेंट्स के पास वो आगे बढ़ रहा था तभी घर का मलबा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। आर्थर कहते क्या यही मेरा एंड है? इतनी छोटी सी जिंदगी और अब मैं मरने वाला हूँ। अभी तो यार मैंने मैजिक का भी यूज नहीं करा। लेकिन जैसे वो मलबा उसके ऊपर गिरने वाला था आर्थर के पेरेंट तुरंत ही उसके पास भागते उसे बचाने के लिए और वो दोनों उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पर मगर आर्थर नोटिस करता है कि उसकी मॉम और डैड उसके लिए काफी रो रहे होते हैं, वो उसके लिए वरीड थे और वो अपनी जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कुछ फील करा था क्योंकि पिछले जन्म में कोई भी उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लेता था और जो अदर पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चे के लिए सिर्फ जीतना और जीतना मायने रखते थे। और आर्थर भी नए एहसास को सीखने के बाद वो भी तुरंत रो के अपनी माँ से लिपट जाता है। अब ऐसा करते हुए कुछ साल बीत चुके थे, आर्थर भी बड़ा हो चुका था, अपने फादर के साथ स्वॉर्ड कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे आर्थर के फादर उसे अपना ग्लव्स देते हैं। पर मगर आर्थर उन्हें मना करते हुए कहता है कि अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि मैंने हैंडल कर सकूं। और आर्थर वुडन स्वॉर्ड का यूज कर रहा था, उसके फादर भी ऐसा ही करते हैं, जहाँ पे वो दोनों अब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पर मगर आर्थर का एक भी बार उसके फादर को नहीं लग पा रहा होता और वो नोटिस करते हैं कि उसके फादर अपनी छड़ी के अंदर अपने माना को फ्यूज कर रहे हैं और आर्थर भी सेम ऐसा ही करता है। अब उसकी वुडन स्वॉर्ड ग्लो करने लग चुकी थी। आर्थर के फादर ये देख के हैरान हो जाते कि इस बार आर्थर ने एक ही अटैक के अंदर उनकी छड़ी को काट के रख दिया अपनी वुडन स्वॉर्ड से। आर्थर कहते कि फादर दरअसल मेरे पास एक लकड़ी की स्वॉर्ड थी और आपके पास सिर्फ लकड़ी, इसका मतलब है कि मेरे पे अपर हैंड था इसलिए मैं जीत पाया। आर्थर के फादर समझ जाते कि ऐसी बात नहीं है, सब कुछ मैटर करता है एंड्योरेंस के ऊपर। और वो अपनी वाइफ के पास जाते हुए बात कर रहा था कि आर्थर एक रेयर टैलेंट है, हम उसे यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकती और वो उसे शहर भेजने का कठिन डिसीजन लेते हैं किसी टीचर के पास। एलिस मना कर रही होती रेनॉल्ड की सारी बातें सुनने के बाद, पर मगर रेनॉल्ड कह रहा होता कि तुम मेरी बात मानो, 4 साल के बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होना असामान्य है और इस बात के ऊपर उनका झगड़ा होने वाला होता है। पर मगर तभी आर्थर कहते हैं कि आप दोनों चिंता मत करो, हम तीनों साथ में जाएंगे। और ये बात सुनने के बाद उसके मॉम डैड बहुत खुश हो चुकी थी और कहते कि अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं। अब हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर के फादर की पुरानी टीम उनसे मिलने आती है, जहाँ पे आर्थर बड़े प्यार से अपना इंट्रोडक्शन उन्हें दे रहा था। दरअसल इस ग्रुप में 6 लोग होते हैं, एडम जो कि लीडर होता है, एंजेला, डर्ट, हेलेन जो कि आर्चर है और एक और लड़की इसका नाम जैस्मिन है। लेकिन जैस्मिन आर्थर को काफी अजीब सी नजरों से देख रही होती, जैसे कि उसे कुछ अजीब लगा हो उसके अंदर। अब उन लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। आर्थर नोटिस करता है कि
इस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट के लिए इतनी सारी चीजें नहीं है और उसके वर्ल्ड में एयर, उबर और काफी सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें होती हैं। वो लोग बीच में लंच करने के लिए रुकते हैं, पर मगर खाने की खुशबू सुनकर जंगल से काफी सारे भेड़िया आ चुकी थी, जहाँ पे तुरंत ही जैस्मिन अपने टो डैगर को बाहर निकाल कर जितने भी वुल्फ्स उनके सामने आते हैं उन सबको काट के रख देती है। रेनॉल्ड, एडम और हेलन भी अपने अपने वेपन से काफी सारे भेड़ियों को खत्म करके रख देते हैं। डर्ट और हेलन ने अपने मैजिक से बचे कुछ भेड़ियों को खत्म कर दिया था और उस रात को एलिस नोटिस करती कि रेनॉल्ड्स का हाथ ब्लीड कर रहा होता है, तो वो उसको हील करने जा रही थी और बाकी और जो उनके टीम के मेंबर्स होते हैं चारों तरफ से घेरा बना लेते हैं। आर्थर को समझ नहीं आता ऐसा क्यों, पर मैं उसे पता चलता है दरअसल जो उसकी मदर है वो एक्सट्रीमली रेयर टाइप की मैजिशियन है जिसके ऊपर हमेशा खतरा रहता है कैप्चर होने का। सब कुछ पीसफुली हो जाता है, जहाँ पे एडम कह रहा होता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है थोड़ी सी। आर्थर, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्थर भी हाँ करता है। एडम ने अपने भाले के ऊपर कपड़े को रैप कर लिया था ताकि आर्थर को चोट ना लग जाए। दोनों अपने हथियारों को मैजिक से फ्यूज करते हैं, पर मगर एडम ये देख के हैरान हो जाता है कि आर्थर ने पहला अटैक कर अपनी स्वॉर्ड को माना से फ्यूज करके अपने पैरों में मैजिक का बूस्ट करके तुरंत ही आर्थर एडम के पीछे आ चुका होता है सामने से वैनिश होकर। एडम को तो रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला होता, पर मगर जब आर्थर का पैर स्लिप हो जाता है तो एडम को मौका मिल चुका था और अब उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई चलने लग जाती है। सब लोग आर्थर की ऐसी ताकत देखने के बाद हैरान हो चुके थे, पर मगर आर्थर अभी बच्चा ही होता है। जहाँ पे एडम की पावर के फोर्स से वो हवा में उड़ चुका था और नीचे गिरने वाला ही था, लेकिन एंजेला ने अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे पकड़ लिया होता है और टीम के बाकी लोग एडम को डांट रहे होते हैं कि बच्चे के ऊपर इतनी शक्ति कौन दिखाता है पागल। एडम उनको समझा रहा होता है, बच्चा तुमने उसकी ताकत नहीं देखी, कितना ज्यादा ताकतवर है वो। दूसरी ओर जो जैस्मिन होती है आर्थर की स्किल्स को देख के काफी इंप्रेस हो चुकी थी, उससे उसकी टेक्निक के बारे में पूछ रही होती है। इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर हर किसी से उनकी टेक्निक और स्पेशलिटी के बारे में सीख रहा होता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत चुके होते हैं और जब उनका सफर कंटिन्यू होता है, पर मगर तभी उनके ऊपर काफी सारे तीरों से हमला हो जाता है, जहाँ पर डर्ट और एडम समझ चुके होते हैं कि बैंडेड का अटैक है। एंजेला भी उनकी मदद कर रही होती तीरों से बचने में। बैंडेड का लीडर कह रहा होता है एलिस और आर्थर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हम उन्हें कीमती दामों पे बेच सकते हैं। सारे के सारे बैंडेड अपनी बॉस की बात सुनने के बाद फायर अप हो जाते हैं और सीधा उन्हें पकड़ने के लिए भाग चुके थे, लेकिन जो रेनॉल्ड और उनके साथी होते हैं सारे बैंडेड को मारते चले जा रहे थे। एडम समझ चुका था कि जो उनके साथी है वो ज्यादा ताकतवर है, पर मेगा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ आती है कि जो बैंडेड की संख्या थी वो उनसे कहीं ज्यादा होती है, जिस वजह से बैंडेड उनके ऊपर थोड़ा भारी पड़ने लग जाते हैं। प्रॉब्लम वाली बात तो यहाँ आती है जब बैंडेड का लीडर खुद लड़ाई करने के लिए उतर चुका था, जहाँ पे उसने रेनॉल्ड को सीधा कैरेज के ऊपर दे मारा और वो काफी घायल हो चुका था। एंजेला रेनॉल्ड को हील करने के लिए बाहर आती है। रेनॉल्ड कहते हैं कि अपने मैजिक का यूज मत करना वरना हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। रेनॉल्ड कह रहा होता है कि आर्थर अपनी मॉम का ध्यान रखना, तब तक मैं इन बैंडेड से निपटता हूँ और अपनी मॉम को सेफ जगह पे लेके जाओ। आर्थर कॉन्फिडेंट होता है कि वो बैंडेड के लीडर को आराम से हरा सकता है, पर मगर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने जितना कहा उतना करो, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, पर मगर अपनी मॉम को सेफ जगह लेके जाओ क्योंकि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। पर मगर हमारा आर्थर अपने मन में सोच जाता है ये कब हो गया भाई, लेकिन वो अपनी मॉम को सेफ जगह लेके जाने लग जाता है, जहाँ पे आर्नोल्ड बैंडेड के लीडर पे हमला कर देता है, जिस वजह से उसे खुद को डिफेंड करना पड़ जाता है। दूसरी ओर जो आर्थर होता है अपनी मॉम को सेफ जगह पे लेके जा रहा था, पर मगर जब उनके ऊपर कुछ बैंडेड हमला करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथी वहाँ आ चुके थे, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक मैजिशियन उनके ऊपर विंड अटैक कर देता है, जहाँ पर सारा अटैक आर्थर अपने ऊपर ले लेता है और वो खाई से नीचे गिर रहा था। पर मगर वो अपने एक डैगर को बाहर निकालता जिसमें की रस्सी बंद रखी थी और उसे थ्रो करते हुए कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुझे भी मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और उसने मैजिशियन को खाई में खींच लिया था। डर्ट और एंजेला तुरंत ही आर्थर की मदद करने के अपने स्पेल्स का यूज करते हैं, पर मगर उनका स्पेल्स उस तक नहीं पहुंच पाता, जबकि उसकी मॉम उसके लिए रो रही होती है, उसका नाम पुकार रही थी। नन्हे आर्थर के मन में चल रहा था कि मेरी जिंदगी इतनी ही थी, जल्दी ही मैं बड़ा भाई बनने वाला था, पर मगर अब मैं शायद उसकी शक्ल नहीं देख पाऊंगा। लेकिन नीचे गिरते वक्त उसे एक सुकून था कि उसने एक अच्छा काम करा। इसके बाद वो खाई में गिर जाता है और कुछ देर बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है कि उसकी आंख जंगल में खुलती है, वो भी जिंदा था। आर्थर को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे बच गया, पर मगर तभी उसके पीछे से एक काफी बड़ा डीमन खड़ा होते हुए कहता है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है आर्थर? आर्थर खड़ा होते हुए देखने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है, और जब वो देखते है कि उसके सामने इतना बड़ा डीमन होता है वो डर चुका था। पर मगर आर्थर कहते कि अगर मरना होगा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, लेकिन मैं लड़े बिना ऐसे नहीं जाने वाला, और वो डीमन के ऊपर अटैक करता है। पर मगर डीमन ने उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहा मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी। और वो उसके लिए कुछ फल तोड़
तोड़ते हुए कहती है, तुम्हें ये सारे खाने होंगे। अगर तुमने इन सबको नहीं खाया, जो भी तुम्हारे सवाल जवाब है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहने वाली। और ये सुनने के बाद आर्थर फटाफट वो सारे फल को निपटाने लग जाता है और कहता है, क्या मिस आप मुझे बता सकते हो कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका क्या हुआ? तभी वो डीमन एक विजन दिखाती हुई कहती है, चिंता मत करो, सारे बैंडिट मारे जा चुके हैं, तुम्हारे अपने सब सेफ हैं। और कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने सफर को फिर से शुरू कर दिया था। ये सुनने के बाद आर्थर रोने लग जाता है। कहते हैं कि मिस आपका नाम क्या है? जहाँ पे वो डीमन अपना नाम सिल्विया बताती है और आर्थर उनका शुक्रिया अदा करने लग जाता है। अब अगले कुछ दिन जो हमारा आर्थर होता है वो सिल्विया के पास ही रहता है और वहाँ की फल को खा के अपना गुजारा कर रहा था। पर मेगा आर्थर कहते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना होगा। सिल्विया उसे बताती है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। जंगल के अंदर काफी मॉन्स्टर है और बैंडिट की काफी बड़ी सेना जिनको कि तुम हरा नहीं पाओगे अभी। मेरे पास एक प्लान है, इसके लिए मुझे टाइम और स्पेस में छेद करना होगा, पर मगर उसमें टाइम लगेगा। और वो अपने काम को शुरू कर दी थी जहाँ पे आर्थर भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अपने मन में कहता है, जो सिल्विया है भले ही वो डीमन हो पर मगर वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है और ह्यूमन से तो बेहतर ही है। अब ऐसा करते हुए कुछ टाइम बीत चुका था जहाँ पे हमारा आर्थर अपने मैजिक को ट्रेन कर रहा होता है। पर मगर तभी सिल्विया कहती है, मैं तुमको एक ऐसा मैजिक सिखाऊंगी जो कि आमतौर पर ह्यूमंस को कभी पता नहीं होता। जहाँ पे वो हवा में माना के पार्टिकल्स को कलेक्ट कर अपने हाथ में एक काफी ज्यादा ताकतवर कॉम्पैक्ट बॉल बनाती है। और ये देख के हमारा आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। सिल्विया बता रही होती है, दरअसल जो ह्यूमन है उन्हें लगता है कि वो एक साथ माना को कलेक्ट नहीं कर सकते या फिर उसका यूज नहीं कर सकते, पर मगर नेचर में कई सारे जीव ऐसे हैं जो कि इसे साथ साथ कर सकते हैं। मैं ये तुम्हें सिखा दूंगी, पर मगर मुझे एक बात बताओ, आखिरकार इसे सीखने के बाद तुम क्या करोगी? आर्थर थोड़ी देर सोचता है और सीधा जवाब देता है, मैं इस ताकत से कमजोर हूँ और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और उन सबको मार दूंगा जो कि मेरी फैमिली या फिर मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश करें। ये सुनकर सिल्विया उसके सर पे एक फ्लिप मार के उसे दूर फेंक देती है और बताती है, अब मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली। कोई ऐसे इंसान को अपनी ट्रिक सिखाना जो कि दूसरों के लिए हेट रखता है फिर उसे खत्म करना चाहता है, जिसकी सोच में दूसरों को हार्म पहुंचाना हो। आर्थर ये सुन के शौक हो जाता है। वो कहता है कि मेरी पिछले लाइफ में मुझे यही सिखाया गया था, अपने एनिमीज को खत्म करो, आगे बढ़ो और ताकतवर बन जाओ। तभी सिल्विया कहती है, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता है? आर्थर कुछ नहीं बोल पाता, शांत हो जाता है। ताकत का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे अंधेरे में जियो जहाँ पर तुम सिर्फ दूसरे को चोट पहुंचाओ। सिल्विया की बात आर्थर के दिल में टच हो जाती है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्विया मेरे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। अब थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो चुकी थी। सिल्वी कहती है, मैं तुमसे फिर पूछती हूँ, मुझे बताओ इस ताकत को पाने के बाद आखिर तुम क्या करोगी? आर्थर अपने दिल से कहता है कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिन्हें मेरी नीड है। ये सुनकर सिल्विया बहुत खुश हो जाती है और आर्थर को नेचर के एनर्जी को कलेक्ट करना सिखाने लग जाती है। और सरप्राइजिंगली आर्थर भी काफी जल्दी ही इस स्किल को सीख चुका था और वो काफी खुश होते हुए सिल्वी के पास भागते हुए जाता है। कहते हैं कि सिल्वी मैंने सीख लिया, पर मगर तभी सिल्वी उसे धक्का मार के चट्टानों के बीच में दबा देती है। आर्थर को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों करा, पर मगर सिल्वी उसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहती है, आर्थर हल्ला मत करना और शांति से वहीं पर रहो। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी जैसी वहाँ पे एक और डीमन आ चुकी थी और वो कहती है कि सिल्वी मेरे साथ वापस चलो, पर मगर सिल्वी मना कर रही होती है। जहाँ पर वो दूसरा डीमन सिल्वी के ऊपर एक काफी ताकतवर अटैक कर देता है। आर्थर को सिल्वी की बहुत ज्यादा चिंता होने लग जाती है और वो कहता है कि सिल्वी से टेलीपैथी के थ्रू कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सेफ रहूंगी। और वो अपनी ताकत को बूस्ट करने लग जाती है। जहाँ पे उसका डीमन आर्मर टूट चुका था और उसके अंदर से एक व्हाइट कलर का ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि सिल्वी की ट्रू पावर होती है। जहाँ पर अब वो अपनी फुल पावर से उस डीमन के ऊपर एक फायर अटैक कर देती है। वो डीमन कह रहा था कि अपनी पावर का इतना यूज करना, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सिल्वी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा और क्या नहीं, पर मगर मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है। और वो डीमन पुश हो जा रही होती है पीछे, पर मगर उसने सिल्वी के मैजिक को झेल लिया होता है। जहाँ पे वो डीमन सिल्वी के ऊपर डार्क मैजिक से अटैक करने लग चुकी थी। सिल्वी को भी इसे दिक्कत हो रही होती है कि कहीं जो आर्थर है उसके ऊपर ये अटैक ना पड़ जाए और अब वो डिसाइड करती कि वो खुद को यहीं पे सेक्रीफाइस कर देगी आर्थर के लिए। जहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगा के टाइम को फ्रीज कर देती है और आर्थर को बाहर बुलाती है। देखो आर्थर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अपने घर पर, मगर मेरी चिंता मत करना, मैं सेफ रहूंगी और मैंने तुम्हारे टाइम और स्पेस में छेद करके एक पोर्टल बना दिया है। दरअसल ये तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास तक तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन अब तुम इतने ताकतवर हो चुके हो, तुम उनके पास आराम से पहुँच जाओगी। आर्थर समझ चुका था कि सिल्वी उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, इससे उसका दिल टूट चुका था। लेकिन सिल्वी कहती है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस ताकत का यूज सिर्फ अपने लव वन को बचाने के लिए करोगी, न कि कोई डिस्ट्रक्शन। आर्थर प्रॉमिस करता है और फेयरवेल के तौर पर सिल्वी उसे गोल्डन
गोल्डन पंख और एग देती है। आर्थर प्लीज इन दोनों का ध्यान रखना। और फेयरवेल के तौर पर वो जैसी उसे किस करती है। आर्थर के दोनों हाथों पे गोल्डन कलर के टैटू गाए थे। सही टाइम आने में तुम्हें इन टैटू का मतलब समझ आ जाएगा। और मुझे माफ करना, पोर्टल बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगता, उसके लिए बस कुछ सेकंड ही चाहिए होते हैं। पर मगर मैंने तुम्हें इतने दिन यहाँ पे रोक के रखा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काफी अच्छा लग रहा था। ये सुन के आर्थर रोने लग जाता है, कहता है कि अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, पर मगर मैं तुम्हें बचाने के लिए वादा करा था। तुम्हारा जो वादा था अभी के टाइम पे अप्लाई नहीं होता। जल्दी पोर्टल के पास जाओ और यहाँ से निकल जाओ। आर्थर कह रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम डीमन हो या फिर कुछ और, लेकिन याद रखना हमेशा तुम मेरी फैमिली का पार्ट रहोगी और फैमिली को पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सिल्वी बताती है मेरी ऑलरेडी एक मॉम है। तो आर्थर हंसते हुए कहते हैं तो इसका मतलब वो मेरी दादी हुई। और आर्थर की ये बात सुनने के बाद सिल्वी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो आर्थर को पोर्टल की तरफ धक्का दे देती है, जहाँ पे आर्थर उस पंख और अंडे को लेके पोर्टल के अंदर चला जाता है। पर मगर जब आखिरी बार वो सिल्वी को देखने के लिए पलटता है, उसे पोर्टल अपने अंदर खींच लेता है पूरी तरीके से। और सिल्वी ने भी टाइम को वापस से नॉर्मल कर दिया था, जिसके बाद उस डीमन का अटैक सिल्वी की चेस्ट पे लगता है आकर और वो नीचे गिर जाती है। डीमन खुशी खुशी आगे बढ़ रही होती है ये कंफर्म करने के लिए कि वो सिल्वी से जीत गई। और जैसे ही वो सिल्वी के मुंह के पास आते हैं, सिल्वी तुरंत उठकर उसके मुंह के ऊपर अपना ताकतवर अटैक कर देती है। दूसरी ओर जो आर्थर होता है पोर्टल के थ्रू अब गुजर रहा था, पर मगर तभी से सिल्वी की आवाज आती है उदास होना नेचर का पार्ट है, पर मगर ये भी याद रखो कि नेचर में खुशी भी होती है। तुम्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा कि तुम अपनी उदासी को अपनी खुशी में कन्वर्ट कर दो। आर्थर कहता है पर मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, इस जगह तुम गलत हो, तुम ये कर सकते हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा ताकतवर किंग थे। ये सुन के हमारा आर्थर शॉक हो चुका था और वो अपने मन में कहता है सिल्वी को इसके बारे में पता था और वो उससे पूछने जा रहा होता है क्या तुम मुझे इस वर्ल्ड में लेके आई हो। पर मगर तब तक आर्थर उस पोर्टल से बाहर निकल चुका था और बाहर आने के बाद वो रो रहा होता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। अंडे को अपने पाउच में रख के जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी से चिल्लाने की आवाज आती है और अपने मैजिक का यूज करके एक पेड़ में चढ़ के वो आगे देखता है, जहाँ पर कुछ बदमाशों ने एक एल्फ गर्ल को पकड़ रखा था और वो बातें कर रही थी कि इस लड़की को बेच के हम काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। और ये सुनने के बाद आर्थर को वही मोमेंट याद आ गया जब उसकी फैमिली और उसके ऊपर बैंडेड ने हमला कर दिया था। आर्थर को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर मगर सिल्वी से करे गए अपने वादे की वजह से वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता और डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा क्योंकि ये पक्का मुझे किसी सिविलाइजेशन के पास लेके चले जाएंगे ह्यूमंस की। शाम के वो सारे बैंडेड बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़की को बेचने से पहले हम इसके साथ थोड़ा कर लें क्योंकि उन्हें क्या ही पता चलेगा। और बस यहीं पे आर्थर का सारा गुस्सा फूट पड़ता है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी ताकत को इकट्ठा करने लग जाता है। पर मगर तभी वो नोटिस करता है कि जिन जानवरों का यूज कर रहे हैं अपनी कैरेज खींचने के लिए वो मैजिकल बीस्ट है और उनके ऊपर कुछ नट्स फेंक के मारता है, जिनसे कि उन मॉन्स्टर का ध्यान भटक चुका था और वो काफी जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। जिस उनके बैंडेड भी चौकन्ने हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पागल से अगर इतने तेज चिल्लाए तो डीमन या फिर बाकी मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला कर देंगी। जहाँ पे उनमें से एक बैंडेड उन सभी को मार मार के शांत कर रहा होता है। आर्थर का यही प्लान था और वो अपने हाथ में नेचर माना को कलेक्ट करता है और एक काफी बड़ी एनर्जी स्वॉर्ड को क्रिएट कर सीधा ही उनके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर ने 2 बैंडेड को खत्म कर दिया था और जब तीसरा बैंडेड अपने दोस्तों को देखने आता है आर्थर उसके पैर को काट देता है, पर मगर अब उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि वो लड़ाई कर सके। जहाँ पे चौथा बैंडेड आ चुका होता है, घायल बैंडेड बताता है कि उसके पास करीब मत जाना क्योंकि वो एक यंग मेजर काफी ताकतवर भी है। ये सुन के बैंडेड बहुत खुश रहता है कि इतनी कम एज की इतने ताकतवर मेज काफी ज्यादा वैल्यूबल होते हैं और काफी महंगे बिकते हैं। तो वो आर्थर को जिंदा पकड़ना चाह रहा था और अपने हाथ में मैजिक को फ्यूज करके सीधा आर्थर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जमीन भी क्रैक हो चुकी थी। आर्थर उसके अटैक से बार बार बचा था और उसके ऊपर जैसे लात मारने जाता है, पर मगर वो डाकू ने उसे डॉज कर लिया था। आर्थर अपने थ्रेड वाले चाकू का भी यूज करता है, पर मगर उस डाकू ने वो भी पकड़ लिया होता है और कहता है कि तुम बच्चे मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुमसे काफी ताकतवर हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने आर्थर के पेट में जोरदार लात मार दी थी, जिससे कि वो पीछे जाके गिरा था और बैंडेड उसे उल्टा उठाते हुए कहता है कि बच्चे बस तू इतना ही कर सकता था। लेकिन आर्थर ने उसके पैर में आग लगा दी होती है, जिससे कि बैंडेड को उसे छोड़ना पड़ता है। पर मगर आर्थर को मौका मिल चुका था जहाँ पे वो बैंडेड के ऊपर अपने थ्रेड वाले चाकू को चारों ओर घुमाता है, जिससे कि बैंडेड नहीं बच पाता और वो चाकू उसके सर पे जाके लगता है और आर्थर ने तीसरे बैंडेड को भी खत्म कर दिया था और कैरेज में चढ़ के उस एल्फ गर्ल को आजाद कर देता है। पर मगर आर्थर को वो लड़की अपनी पिछली लाइफ के किसी पर्सन की याद दिला रही थी और आर्थर उस लड़की को कैरेज से बाहर लेके आ गया था। उससे पहले वो सारे मरे हुए बैंडेड को ढक देता है ताकि उस लड़की को ये सब ना देखना पड़े और उन बैंडेड के बैग को उठाते हुए कहता है कि अब तुम जा सकती हो, तुम आजाद हो, ये बैंडेड तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। लड़की पूछ रही होती कि आखिरकार इन्हें क्या हुआ
हुआ, पर मगर आर्थर बताता है कि इनका एक्सीडेंट हो गया था और अब आर्थर भी वहाँ से जा रहा होता है। पर मगर लड़की ने उसके हाथ को पकड़ के कहा कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके चलो। आर्थर मान जाता है, पर मगर उससे पहले वो डिसाइड करता है कि कैरेज को खींचने वाले जादुई बीस्ट को वो मार देगा, क्योंकि आर्थर को लग रहा था कि अगर मैंने इन्हें आजाद करा तो ये मेरे ऊपर ही हमला कर देंगे। पर मगर एल्फ गर्ल बता रही होती ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उन बीस्ट को आजाद कर देती है, जहाँ पे वो भी तुरंत ही जंगल के अंदर चले जाते हैं। और हमें बताया जाता है दरअसल जो एल्फ होते हैं वो प्रकृति और हर एक जानवर से बहुत प्यार करते हैं। अब उनका सफर शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमारा लड़का उसे अपने घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में जब वो दोनों कुछ खाना खा रहे होते हैं, पर मगर तभी उनके बीच में काफी प्यारी बातें हो रही होती है और वो लड़की अपना नाम टेस बताती है। और आर्थर जब उसे खाना खाने के लिए देता है तो वो कह रही होती है इसमें नमक नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे मीठा खाना है। लेकिन आर्थर उसे कुछ नहीं कहता और अपने मन में कहते कि मेरी एज की पहली लड़की जिससे कि अभी तक मैं मिला हूँ, तो इसके साथ मुझे बच्चों की तरह व्यवहार करना होगा। जहाँ पे टेस पूछ रही होती आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, आर्थर बता रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड से बिछड़ गया। और अब वो दोनों चलना शुरू करते हैं फेरी विलेज की ओर। आर्थर नोटिस करता है कि जो इनका सफर है काफी लंबा हो चुका है, जितना कि उसने सोचा था। और सफर के बीच में जो टेस होती है उसे अपने एल्फ विलेज के किस्से सुना रही होती, जिससे कि आर्थर समझ जाता है ह्यूमन और एल्फ की जिंदगी काफी अलग होती है। अब वो लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर आर्थर नोटिस करता है उनके पीछे एक भेड़िया उनका काफी देर से पीछा कर रहा था। और रात होने के बाद वो टेस को कहते हैं कि तुम अंदर जाके सो सकती हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और वो उस भेड़िया का वेट कर रहा होता ताकि वो उसे मार सके। और उसे मारने से पहले वो सिल्वी के दिए हुए एग को देख रहा होता, उसे समझ नहीं आता कि इसका काम क्या है। पर मगर टेस बाहर आती हुई कहती कि तुम तंबू के अंदर आ सकते हो, चिंता मत करो कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाए और तुमने कुछ कर भी दिया तो मैं अपने फैमिली वालों को नहीं बताऊंगी। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। आर्थर समझ जाते कि दरअसल जो टेस है वो काफी डर रही है अकेले सोने में, और वो उसके साथ अंदर बैठ जाता है, जहाँ पे टेस बता रही होती है ह्यूमन बहुत बेकार होते हैं, वो कई सारी वाइफ रखते हैं। आर्थर अपने मन में कह रहा था कि अरे यार अगर ऐसा होता तो मजा ही आ जाता। पर मगर वो टेस से पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। टेस बताती कि मेरे ग्रैंडफादर ने। आर्थर कहते कि पूरी तरीके से झूठ तो नहीं है, पर मगर इतनी सारी वाइफ को रखना और उनका खर्चा उठाना ये बस नोबल लोग ही कर सकते हैं, हम जैसे आम लोग नहीं। पर मगर उसका जवाब सुनने से पहले टेस सो चुकी थी। अगले दिन वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे आगे चलने के बाद आर्थर के सर में काफी जोर से दर्द होने लग जाता है, इतना कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। टेस को हमारे आर्थर की बहुत चिंता होने लग जाती है। वो जंगल में भागकर हर्ब्स कलेक्ट करने चली जाती है। जो हमारा आर्थर होता है वो पेड़ के किनारे बैठकर वो जितना सह सकता था उतना सहने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने वही हॉर्न वुल्फ आ जाता है, जिसको कि उन्होंने जंगल में आजाद कर दिया था। आर्थर उसे देख के घबरा चुका होता, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो अपने मन में कह रहा होता है कि इस हॉर्न वुल्फ ने ऐसे टाइम पे मेरे ऊपर हमला करने का सोचा जब मैं काफी ज्यादा पेन में हूँ। तभी जो टेस होती है वो भी जड़ी बूटी लेके आ चुकी थी। पर मगर हमारे लड़का कहते हैं कि पास मत आना, ये हॉर्न वुल्फ पता नहीं कब हमारे ऊपर हमला कर दी। पर मगर वो हॉर्न वुल्फ उनके ऊपर हमला करने के बजाय वहाँ पर शिकार को रख के वापस जंगल में जाने लग जाता है। टैश बता रही होती है कि दरअसल वो हॉर्न वुल्फ ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमारा शुक्रिया अदा करा। आर्थर को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि अभी ये क्या हुआ था। पर मगर अब शाम को वो उस बोर का मांस पका रहे होते हैं, जहाँ पर आर्थर को बेटर महसूस हो रहा था। टेस बता रही होती कि मुझे कोई हर्ब तो नहीं मिले, पर मगर मुझे मशरूम मिले, जो कि मेरे गांव के लोग बड़े आराम से और चाव से खाते हैं। आर्थर जैसे उसकी पहली बाइट लेता है उसे डायरिया हो चुका था। अब रात को जब वो दोनों अपने टेंट के अंदर होते हैं, वहाँ पर टैश अपनी दादा की कहानियों के बारे में बताती कि डॉर्फ और बाकी जो अदर रेसेस होती हैं वहाँ पे कई सारे लोग अच्छे होते हैं और कई सारे बुरे भी। पर मगर मेरा मन उनकी जगह को घूमने का है, लेकिन मैं जा नहीं सकती। ऊपर से जो आउटसाइडर है उन्हें एल्फ विलेज के अंदर आने की परमिशन नहीं है। आर्थर बस उसकी आधी बात ही सुन पाता है, क्योंकि उसे बहुत जोर से नींद आती है, तो वो सो चुका था। और अगले दिन जब वो सफर कर रहे थे, आर्थर की फिर तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रहा होता, क्योंकि जो एल्फ विलेज है वो काफी करीब होता है। टैश कह रही होती आर्थर क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, पर मैं आर्थर के समझ नहीं आता कि इसका रिप्लाई वो क्या दे, क्योंकि बचपन से वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ था, उनके गाँव में कोई बच्चा नहीं होता। आर्थर को अपने पास्ट लाइफ का अपना दोस्त याद आता है, जो कि उसका करीबी दोस्त था, पर मगर उसने ही आर्थर को मार दिया था। तभी टैश काफी खुश रहती क्योंकि उसको एल्फ विलेज का गेट दिख चुका था, और वो आर्थर के हाथ को पकड़ के अंदर चली जाती है। पर मगर वहाँ पे अलार्म बज चुका था और गार्ड आ चुके होते हैं, और उन सब ने तुरंत ही हमारे आर्थर को पकड़ लिया था। और जो टैश होती है वो कुछ नहीं कहती। आर्थर काफी प्लीज प्लीज करता रह जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने काफी जल्दी टैश के ऊपर भरोसा कर लिया। जंगल में जो उसने मुझे कहा था कि हमें दोस्त बनना चाहिए, पर मगर अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तभी जो एल्फ गार्ड होते हैं वो आर्थर को मारने जा रहे थे, पर मगर टैश सिचुएशन को
देख के कहती कि प्लीज रुक जाओ। गार्ड कहते डैश ऐसा नहीं हो सकता, ये एक ह्यूमन है और इसने हमारी टेरिटरी में कदम रखा है, हम इसे मार देंगे। डैश बताती पर मैं कैसे मेरी जान बचाई थी जंगल में। गार्ड कह रहे होते हैं आर्थर से कि तुमने डैश का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब गार्ड उसे मान नहीं चाहते पर मैं एक ग्रीन कलर की लाइट चमकती है और आवाज आती है, सब लोग जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। और जो गार्ड होते हैं वहीं पे रुक चुके थे, जहाँ पे गेट के अंदर से एक बूढ़ा बाहर निकलता है, कहते हैं कि इस बच्चे को छोड़ दो। डैश काफी गुस्सा हो चुकी होती है सोल्जर्स के ऊपर। आर्थर की ऐसी हालत देखने के बाद डैश के ग्रैंडफादर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं मेरा नाम वीरियम है और मैं यहाँ का फॉर्मल किंग रह चुका हूँ। ये सुनने के बाद हमारा लड़का थोड़ा शॉक हो जाता है, इसका मतलब जो टेस हुई वो प्रिंसेस है। तभी हमारा लड़का कहता है क्या प्रिंसेस? वीरियम कहता है टेस क्या तुमने अपने दोस्त को हमारे बारे में नहीं बताया और अपने बारे में? टेस कहती कि मैंने बताया था, पर मगर आर्थर कह रहा होता है कि नहीं इसने नहीं बताया। तभी हमें दिखाया जाता है जो टेस की मॉम और डैड होते हैं वहाँ पे आ चुके थे और टेस के दर आते हुए कहते हैं ये इंसान का लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, गार्ड्स से खत्म कर दो। पर मगर राजा के फादर आते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, भले ही जो आर्थर है वो एक इंसान क्यों ना है पर मगर याद रखो उसी ने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। टेस भी अपने डैड को बोलती कि वो ठीक कह रहे हैं और आर्थर को आप नहीं मारोगे डैड। अब भाई ऐसा होता है कि एक फादर अपनी बेटी के सामने नहीं बोल पाता, अगर लड़का होता तो भाई उसकी तो देते। तभी जो टैश के ग्रैंडफादर होते हैं वो आर्थर से कहते हैं कि बेटा मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है बाद में। और जो आर्थर होता है वो टैश के ग्रैंडफादर के अंदर से एक मिस्टीरियस पावर को सेंस कर पा रहा था। लेकिन तभी टैश हमारे आर्थर के हाथ को पकड़ के अपने शहर में घूम रही थी। आर्थर अपने आसपास सारे एल्फ को देखता है जो कि उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं क्योंकि इंसान और एल्फ की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। पर मैं आर्थर को ये बात प्रॉब्लम नहीं दे रही होती, प्रॉब्लम उसे ये बात दे रही थी कि जब उसने टैश से मदद मांगी उसने उसकी मदद नहीं करी और ऊपर से उसकी चेस्ट का पेन ये बढ़ता चला जा रहा है। अब जो आर्थर और टैश होते हैं वो महल के अंदर आ चुके थे जहाँ पे टैश सारे सर्वेंट से कह रही होती आर्थर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर उसे कुछ चाहिए तो मुझे वो दे देना। लेकिन हमारा लड़का डिसाइड करता है कि पहले वो टैश के मदर एंड फादर से बात करेगा और जब वो उनके पास पहुंच चुका था तो वो खड़ा होता है पर मगर टैश के कहने पे वो सीट में बैठ जाता है, जिसके बाद उनका कन्वर्सेशन शुरू होता है। तभी टैश के पिता एक सभ्य राजा की तरह अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि बेटा मेरा नाम एल्डविन है और मेरी वाइफ का नाम म्यूरियल है। और जो हमारा आर्थर होता है वो अपने घुटने पे आकर किंग को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा था, जो बात किंग को बहुत पसंद आती है। उनके मन में चल रहा था कि ये बच्चा भले ही गरीब हो पर मगर इसे संस्कार इसके घर वालों ने काफी अच्छे दे रखे हैं। इसके बाद आर्थर सब कुछ बताता है कि टैश को कैसे बैंडेड ने किडनैप करा और उसने उसे कैसे बचाया। राजा तुरंत ही गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कमीने इंसान, ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। आर्थर कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे माफ करना पर मगर आपको प्रोफेशन को गाली देनी चाहिए ना कि रेस को, इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं। किंग कहते कि तुमने टैश को कैसे बचाया। आर्थर बताता कि मैं एक मजिशियन हूँ। टैश के फादर ये मानने को तैयार नहीं होते कि एक बच्चे ने 4 बैंडेड को मार गिराया और जो उनके सोल्जर होते हैं वो तो इसका पूरा विरोध कर रहे थे। पर मैं कहते वेरेंट गुस्से में कहते हैं जब तक तुम्हें आदेश ना मिल जाए तब तक तुम एक शब्द नहीं कहोगे, और ऐसा उन्होंने अपने सैनिकों से कहा होता है। जहाँ पे टैश अपने मॉम डैड को बता रही होती है कि आखिरकार उन बैंडेड ने उसे क्या क्या बात कही थी और उसकी मॉम उसे हक कर लेती है। लॉर्ड मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की जान को बचाने के बदले मुझे मेरे घर वालों के पास वापस भेज दिया जाए। किंग कहते हैं कि पर मगर जो तुम्हारी डिमांड है ये अनफेयर है, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता। एल्विन कह रहा होता है कि सर अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। और जो टैश होते अपने फादर को देख रही होती है वो कहना चाह रही थी कि उसकी मदद करो और उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती अपने फादर को। अब देखो भाई जैसे मैंने तुम्हें बोला था बेटी के आगे बाप नहीं बोल पाता यार, इसकी जगह अगर उसका बेटा होता तो अब तक तो भाई टूट चुकी होती। जिसके बाद जो किंग होते हैं वो मान जाते हैं। आर्थर को बताते हैं जो ह्यूमन राइम का गेट है वो हर 7 साल में एक बार खुलता है, पर मगर हम तुम्हें इतने टाइम तक यहाँ पे नहीं रख सकती तो मैं अपने सोल्जर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा ताकि वो तुम्हें घर छोड़ दें। सुनने के बाद आर्थर काफी खुश हो चुका था पर मगर अचानक से उसके चेस्ट में बहुत गंदा दर्द होता है जिसको कि वो मुश्किल से सहन कर पाया था। और रात को जब वो अपने कमरे में था तो वो बालकनी में आते हुए ठंडी हवा को खा रहा था, पर मगर जब वो टैश को अपने मॉम डैड के साथ काफी खुश देखता है तो उसे अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है। अब आर्थर अपने मन में कहता है कि जो मेरे मॉम डैड है वो बैंडेड के हमले से बच गए होंगे क्योंकि वो इतने भी कमजोर नहीं है। पर मगर क्या जब मेरे मॉम डैड मेरे को देखेंगे वो भी टैश के मॉम डैड के जैसे काफी खुश हो जाएंगी। जितना वो इस बारे में सोचता उसका पेन उतना बढ़ने लग जाता। टैश भी देख के समझ चुकी होती है तो हमारे आर्थर के पास भागते हुए आती है और वो कहती कि आर्थर प्लीज मुझे माफ कर देना, हो सके तो मेरे पेरेंट बुरे नहीं है पर मगर उनका ह्यूमंस के साथ पास इतना बुरा रह चुका है कि वो उन पे भरोसा नहीं कर पाते। आर्थर कहते कि तुम
चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और उसे मजाक में ताना देते हुए कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम तो खुश होगी ना अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट कर, तुम्हें तो उनसे काफी प्यार मिला होगा। टेस कहती, अरे ऐसा मत बोलो, जो तुम्हारे माता पिता है वो भी तुम्हें काफी प्यार करेंगे वापस लौट के। ये सुनने के बाद आर्थर की चिंता और बढ़ चुकी होती है। टेस से कहते कि सच में मेरे पेरेंट्स मुझे देख के बहुत खुश होंगी। टेस कहती कि हाँ, और उसके चेहरे को प्यार से पकड़ती हुई कहती है, मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हें सच में मिस कर रहे होंगे जैसे मैं तुम्हें अभी से करने लग चुकी हूँ। पर मगर तभी उनके पास कुछ चमकने वाली पंखुड़ी आसपास तैरने लग चुकी थी और वो दोनों उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं। पर मगर तभी आर्थर को एहसास होता है कि टेस के ऊपर कोई हमला करने वाला है। वो फटाफट अपनी स्पीड का यूज करके उस हमले को अपने हाथ से काउंटर कर लेता है। दरअसल वो टेस के ग्रैंडफादर होते हैं जिन्होंने के टेस के ऊपर अटैक करा था। आर्थर कहते हैं कि आप पागल हो चुके हो, अपनी ही पोती के ऊपर अटैक कौन करता है। वेरिएंट कहते हैं अपना हाथ खोल के देखो, क्या कोई फूलों की पंखुड़ी से मर सकता है। और आर्थर के हाथ में सच में फूलों की पंखुड़ी होते हैं। जहाँ पर वेरिएंट कह रहे थे कि मैं समझ गया, तुमने ही उन बैंडेड को हराया होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं क्योंकि तुम्हारी स्पीड काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अचानक से टेस को गुस्सा आ जाता है, कहती कि दादाजी आप मेरे दोस्त को परेशान क्यों कर रही हो। वेरिएंट मना करती हुई कहते कि तुम्हें गलत लगा और वो आर्थर को एक वुडन स्वॉर्ड देती हुई कहते हैं कि मेरे ऊपर हमला करो। आर्थर भी उनके ऊपर अटैक कर रहा था पर मगर वेरिएंट उसके हर एक अटैक से बच जाते हैं। लेकिन आर्थर जल्दी समझ जाता है कि वेरिएंट की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है, चाहे वो अपनी स्पीड को कितना भी बूस्ट क्यों ना कर ले। वेरिएंट अपना मूव करके आर्थर की तलवार को तोड़ देता है पर मगर तलवार का एक नुकीला कोना टेस की तरफ बढ़ रहा होता है और आर्थर बिना किसी देरी करे तलवार के हैंडल से उस टुकड़ी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इम्प्रेसिव आर्थर, तुमने तो काफी कमाल कर दिया। पर मगर तभी आर्थर ने बॉडी ब्लास्ट से वेरिएंट के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर लेकिन वेरिएंट ने भी कच्ची गोली नहीं खेलती, उसने आर्थर के अटैक को रोक दिया था। वेरिएंट कहता है बढ़िया, पर मगर इतना कहती ही आर्थर ने वेरिएंट के सर पे टैप कर दिया होता है जिससे कि वेरिएंट काफी इम्प्रेस हो चुका था। आर्थर तुमने काफी अच्छा करा, अब सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। पर मगर तभी टेस ने अपने ग्रैंडफादर के पिछवाड़े में चूटी काट दी थी और कहती कि बहुत हो गया, मेरी दोस्त को परेशान मत करो। पर मगर तभी ओल्ड मैन कहते हैं ऐसी बात नहीं है, अगर आर्थर को तो कंट्रोल ना करता तो अभी तक उसने मुझे मार दिया होता। आर्थर अपने मन में कहते कि ये बूढ़ा आदमी खुद को कम आंक रहा है पर मगर उसने उसकी बात सुन ली थी मन की। बूढ़ा कहते कि नहीं बेटा, मैं खुद को कम नहीं आंक रहा हूँ। तुरंत ही ओल्ड मैन आर्थर को अपने डिसाइबल बनने के लिए ऑफर करता है। आर्थर कहते कि सर मुझे माफ करना, पर मगर मेरे पेरेंट्स मिलने वरीड होंगे, मेरे को उनके पास जाना है। ओल्ड मैन कहते कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को ये बताना कि तुम ठीक हो उसका एक तरीका है। और वो आगे कुछ बोल पाते पर तभी आर्थर की वापस से चेस्ट पेन आ चुका था। ओल्ड मैन को इसके बारे में पता होता है और वो कहते हैं कि आर्थर के अंदर एक बीस्ट मैन की विल पावर है। अगर तुम मेरे डिसाइबल बनने को तैयार नहीं होते तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से मिलने से पहले तुम इस दुनिया को अलविदा कह दोगी। अब जब रात को आर्थर सो रहा था उसके चेस्ट में वही खतरनाक पेन होने लग जाता है, इतना बुरा कि आज तो वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो चेस्ट का पेन उसके चेस्ट फाड़ के बाहर आ चुका था। और वो आर्थर की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। जब आर्थर की आंख खुलती है और वो अपने सामने उस डार्क फिगर को देखता है, वो भी बेचारा डर चुका होता है और वो चिल्ला रहा था सपने में। पर मगर तभी उसे टेस की आवाज आती है, आर्थर उठो उठो आर्थर, तुम क्या कर रही हो। और जब आर्थर की आंख खुलती है वो अपने सामने टेस को पाता है जो कि उसके ऊपर बैठ रखी होती है। काफी एक्साइटमेंट में वो आर्थर को गुड मॉर्निंग विश कर रही थी। आर्थर उसका चेहरा देख के खुश नहीं होता और वो कहता है कि मॉन्स्टर वाले सपने से मेरा मूड खराब है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया तो प्लीज मुझे सोने दो। टेस को लगता है कि आर्थर उसे मॉन्स्टर कह रहा है। तुमने किसी मॉन्स्टर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुम्हें उठाने आ रखी हूँ और मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। आर्थर बेचारा भी खड़ा होते हुए कहते कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पास वैसे भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। टेस कहती है कि तुम यहाँ पे रुकने वाली हो। आर्थर कहते कि मेरे पास सच में कोई भी रास्ता नहीं बच रखा है, मुझे देखना होगा कि आगे क्या होता है। दूसरी ओर जो किंग होते हैं वो वेरिएंट से कह रहे थे कि फादर आप इस ह्यूमन को यहाँ पे नहीं रोक सकते, ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। वेरिएंट अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे आर्थर बहुत ज्यादा पसंद आ चुका है। टेस कहती फादर आर्थर ने मेरी जान बचाई है। उसके फादर कहते कि तुम्हारे बारे में अब ये नहीं रहा। और वेरिएंट दोनों बच्चों को कैरेज में बिठाते वहाँ से निकल चुके थे और कहते कि हम मेरे एक पुराने दोस्त के पास जा रहे हैं। आर्थर पूछते कि सर हम वहाँ पे कब तक पहुँच जाएंगी। तभी हमारी टेस आर्थर के कंधे पे सो जाती है जहाँ पे उनके ग्रैंडफादर बता रहे थे कि आज टेस वाकई काफी जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि उसे हमारे साथ जो जाना था। टेस के ग्रैंडफादर बताते हैं कि टेस किसी के ऊपर इजीली भरोसा नहीं करती, बचपन से उसका कोई भी दोस्त नहीं रहा है क्योंकि वो सिंहासन की एक लौती वारिस है। इसके चलते वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई। पर मगर तुम वो पहले पर्सन हो जिसके ऊपर उसने ट्रस्ट दिखाया। और उसके ग्रैंडफादर आर्थर का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि जब भी टेस उनके पास रहती है वो ट्रूली अपनी हैप्पीनेस को दिखा पाती है। आर्थर कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक फॉर्मल किंग ऐसे किसी इंसान का शुक्रिया अदा कैसे कर सकता है, ये सच में काफी अच्छे हैं, मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता
दिखाते कि जो उनकी कैरेज होती है एक फॉर्मल घर के सामने रुक चुकी थी, जहाँ पे हमारे ओल्ड मैन एक फॉर्मल किंग गेट में लात मारते हुए कहते हैं कि गेट खोलो, मुझे अंदर आना है या फिर तुम बाहर आ जाओ। लेकिन काफी देर बाद हमें दिखाया जाता है जैसे किंग अपना मुंह गेट में चिपकाते उनकी दोस्त ने उनका मुंह फोड़ दिया था और बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं इनका नाम रीनिया है, जो कि एक मैजिशियन हुआ करती थी। इनके पास काफी स्ट्रेंज मैजिक पावर्स हैं और वो बताते हैं कि रीनिया आर्थर की मदद कर सकती है। तभी रीनिया कहती कि अंदर आओ और उसके घर के अंदर काफी सारी बुक्स होती हैं। आर्थर कहते कि इतनी बुकिश गर्ल मेरी कैसी मदद करेगी। आर्थर कहते कि मैम ग्रैंडपा वेरिएंट ने मुझे कहा था कि आपके पास एक स्पेल है जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाऊंगा। तभी वो लेडी हंसते हुए कहती कि तुम बच्चों के ऊपर काफी सॉफ्ट हो चुके हो, ये तो बढ़िया है। और वो आर्थर को बताती कि दरअसल मैं पास्ट और फ्यूचर देख सकती हूँ और मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। जैसे ही वो आर्थर के पास्ट को देखने की कोशिश करती है, पर मगर आर्थर इतना स्पेशल होता है कि उसके पास्ट को कोई देख ही नहीं पाता। लेडी हंसते हुए कहती कि बढ़िया, यहाँ पे तुम हकीकत में अपनी मॉम और डैड से ही मिलने आए हो। आर्थर हाँ में जवाब देता है। रीनिया उसे कहती है कि ठीक है, इस पानी के अंदर अपनी मॉम डैड की इमेजिनेशन को याद करो। सेम आर्थर भी ऐसे करता है, जहाँ पे अपनी मॉम डैड को याद कर रहा था। दूसरी ओर हमें आर्थर की मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि शहर में शिफ्ट हो चुके थे और अपने नए घर के अंदर जब आर्थर की मॉम अपने हस्बैंड को स्ट्यू सर्व करती है तो वो काफी उदास होते हुए कहती कि मेरे आर्थर को भी ये काफी पसंद था। उनकी आवाज भारी हो चुकी थी और उन्हें रोना आ रहा था। दरअसल आर्थर का आज जन्मदिन होता है और उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब आर्थर चट्टान से नीचे गिरा और वो काफी हेल्पलेस था। रेनॉल्ड ने भी काफी ज्यादा दारू पीना शुरू कर दिया था अपने बेटे की मरने के गम पर मगर उस टाइम उसके दोस्त उसके साथ थे जिन्होंने कि उसे उस गम से बाहर निकाला। और जब वो लोग शहर पहुंचे तो आर्थर के फादर ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। अब उन्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी तो उन्होंने वापस से सोल्जर की जॉब को पकड़ा और धीरे धीरे कर कर इस नई सिटी में अपने घर को बनाया। आर्थर के मॉम डैड उसकी अच्छी यादों को लेके आगे बढ़ रहे थे, पर मगर उन्हें जब भी आर्थर की याद आती दोनों साथ में इमोशनल होकर रोने लगते। पर मगर तभी आर्थर की आवाज कमरे के अंदर आती, मॉम और डैड। आर्थर की मॉम डैड एकदम से घबराहट में कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। कहते आर्थर तुम कहाँ हो? क्या जो हमने स्ट्यू पिया उसमें नशीले मशरूम थी? आर्थर कहते कि मॉम डैड शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ और मैं एक मैजिक के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। आपका खाना बिल्कुल ठीक था मॉम और डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मगर अभी इस वक्त मैं वापस नहीं आ सकता। आना तो मैं चाहता हूँ पर मगर मेरी बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही मेरा इलाज खत्म हो जाएगा मैं तुरंत आप लोग के पास आऊंगा। अपनी बेटी की आवाज काफी सालों बाद सुनने के बाद वो लोग काफी खुश हो चुके थे। जहाँ पे आर्थर कह रहा होता है, मॉम और डैड अगली बार जब तक मैं आपसे बात करूँ तो अपना ध्यान रखना और हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते साथ ही आर्थर का एक आंसू टब के अंदर गिर जाता है जिससे कि उसकी कंसंट्रेशन टूट चुकी थी और विंडियन का मैजिक भी खत्म हो जाता है। आर्थर कहते हैं कि सर आपका मैं स्टूडेंट बनने को तैयार हूँ। अब वो लोग कुछ टाइम बाद महल पहुँच चुके थे जहाँ पे एल्विन कह रहा होता अपनी बेटी से कि पूरे एल्फ समाज में प्रचलित कर दिया जाए कि अब मेरा स्टूडेंट आर्थर बनने जा रहा है। पर मगर करंट किंग को ये बात पसंद नहीं आती। पर मगर किंग के फादर कह रहे होते कि अगर आर्थर की तरफ से कोई भी दिक्कत आई तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। ये सुनने के बाद उन्हें थोड़ी शांति मिलती है और वो कहते हैं कि ठीक है फादर, और वो आर्थर का तहे दिल से अपनी सिटी में स्वागत करते हैं। और आर्थर पाता है कि दरअसल जो अभी एल्फ्स का राजा है वो अपने फादर के सामने खुद को हमेशा बच्चे की तरह पाता है जिससे कि उसे काफी अच्छा लगता है। एल्फ्स का राजा आर्थर को हाथ मिला के अपनी सिटी में स्वागत करता है। पर मगर तभी बीच में वापस से हमारी नटखट कूट चुकी थी और कहती कि फादर अब जब अपने आर्थर को यहाँ पे स्वागत कर ही दिया है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ सिटी में घूमे, मेरे साथ खेले। टेस का फादर चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता और टेस हमारी लड़की का हाथ पकड़ के अब उसे मार्केट घुमा रही थी। इसी दौरान जो हमारा आर्थर होता है गलती से गोल्डन हेड एल्फ गर्ल से टकरा जाता है। तभी जो वो लड़का या फिर लड़की कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम इंसान की में से टकराने की हिम्मत कैसे हुई? छी मेरी पूरी बॉडी गंदी हो गई। जो तुम्हारा देश है उसमें चुपचाप निकल जाओ। आखिरकार अगर तुम्हें फॉर्मल किंग नहीं चुना है पर मैं हम तुम्हें कभी भी नहीं चुनने वाले। हमारी इस बात को तुम कान खोल के सुन लेना। तो पीछे से और एल्फ बच्चे आते हुए कहते कि हाँ इसने ठीक कहा। पर मगर हमारी लड़की उसे कह रही होती कि इनकी बातों पे ध्यान मत दो। और दरअसल इस लड़की का नाम फे होता है जो कि एक नोबल है। वो खुद की बेइज्जती खुद ही कराया था। कहते कि टेस इस लड़की को छोड़ो, ये तो ह्यूमन है पर मैं एक नोबल हूँ, चलोगी क्या मेरे साथ डेट पर? टेस कहने लग जाती कि नहीं अपने काम से काम रखो, मुझे आर्थर पसंद है। ये बात सुनने के बाद जो फे होता है वो काफी जल चुका था और आर्थर की तरफ वो एक रुमाल फेंकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर दम है तो मेरे से आके फाइट करो। टेस बता रही होती दरअसल जो आर्थर है वो मेरे दादा का स्टूडेंट है, अगर उसे कुछ होता है तो तुम्हें कौन सी इसको झेलना होगा। फे कहते कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करे तो उससे बदला जरूर लो। और वो आर्थर कहते क्या तुम डरपोक हो, क्या तुम मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगे? आर्थर कहता है कि यहाँ पे डुअल कितनी नॉर्मल बात है, कोई भी इसे नहीं रोक रहा है और वो उसके डुअल को एक्सेप्ट कर लेता है। टेस यहाँ पे रेफरी बन रखी थी। फाइट शुरू होती है। फे आर्थर की तरफ काफी तेजी से चार्ज
करता है पर मगर आर्थर ने एक पंच में उसे बेहोश कर दिया होता है और आर्थर को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ही पंच में नॉक हो गए थे सब कुछ कहने के बाद। जहाँ पे टेस उसके हाथ को पकड़ के भागती हुई कहती कि ये सब कुछ तो उसके साथ होना ही था। टेस और आर्थर अब काफी जगह घूमते हैं, स्नैक्स खाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं। और कुछ देर बाद जब वो लोग महल लौटते हैं तभी टेस कह रही होती क्या तुम्हें मेरे साथ आज मजा नहीं आया। आर्थर कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसको ग्रैम्स की बात याद आ रही होती कि जो उसकी ट्रेनिंग है काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उन्होंने आर्थर को कहा था कि तुमने अपनी फैमिली के बजाय यहाँ पे रहना सुना, तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ेगा पर मगर बदले में तुम्हें काफी कुछ भी मिलेगा। आर्थर प्रेजेंट में कह रहा होता है कि हाँ इस ट्रेनिंग को मैंने ही चुना है खुद से, इसको मैं करूंगा जिससे कि मैं काफी ताकतवर बन जाऊंगा। टास्क भी कह रही होती कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और मैं भी ताकतवर बनूंगी। और अगले दिन आर्थर ट्रेनिंग के लिए आ चुका होता है जहाँ पे वो बता रहा था कि इस दुनिया में टाइम काफी तेजी से दौड़ता है। मैं ट्रेनिंग करता गया, मैं ताकतवर होता गया और जो टाइम है वो ऐसे ही दौड़ता रहेगा। मुझे और भी डिफिकल्टी का सामना करना होगा फ्यूचर में, पर मगर कोई बात नहीं, मैं उन्हें सह लूंगा। जो डिफिकल्टी फ्यूचर में आने वाली है वो तो फ्यूचर में ही आएगी ना। मुझे खुद के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा और ताकतवर बनना होगा। ऐसे करते करते 3 साल बीत चुकी थी जहाँ पे टास्क बड़ी हो चुकी होती है और वो हमारे आर्थर को उठाने आ रखी थी पर मगर हमेशा की तरह वो आलसी उठने का नाम नहीं ले रहा होता। टास्क को गुस्सा आ चुका होता है जहाँ पे अपना माला का यूज करके आर्थर को जबरदस्ती उठाती है। आर्थर दर्द के मारे चिल्लाते हुए खड़ा होता है, कहता है क्या यार तुम मुझे आराम से नहीं उठा सकती थी क्या। टास्क कह रही होती है अबे पागल मैं तुझे आराम से उठाई थी पर मगर तू उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो आर्थर के लिए काफी बड़ा बर्गर लेके आई थी। आर्थर से खाते हुए कहते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है। अब वो दोनों अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे ग्रैंडपा ने स्वॉर्ड पकड़ाते हुए कहते हैं चलो वार्म अप बहुत हो गया, अब तुम रियल ट्रेनिंग करो। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों जमीन पे पड़ी थी जहाँ पे ग्रैंडपा आर्थर से कह रहे थे कि जैसे कि तुम्हें पता है कि इंसानों को जीने के लिए 4 बेसिक एलिमेंट चाहिए होते हैं और इस वर्ल्ड में भी फायर, अर्थ, वाटर और एयर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें कि हम लोग यूज कर सकते हैं। खासकर एल्फ के पास एयर, वाटर, अर्थ के 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और जो डॉर्फ है उनके पास फायर और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहती है। पर मगर इंसान जो कि चारों के चारों एलिमेंट को कॉन्कर कर सकते हैं। आर्थर कहते कि सच में ग्रैम बताते कि हाँ, पर मगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि कुछ गिने चुने इंसान थे जो कि ऐसा कर सकते थे। टास्क उठते हुए कहती कि ग्रैंडपा आर्थर आखिरकार फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ सॉर्सरी को क्यों नहीं सीख लेता। ग्रैम बताते दरअसल वो कमजोर है क्योंकि दरअसल जो उसका माना कोर है वो एक बीस्ट विल से बन रखा है। दरअसल यहाँ पे सब लोग सिल्फी की बात कर रहे होते हैं और जो ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है बाद में जाकर। और ट्रेसी उसका मजाक उड़ा रही थी। हमें यहाँ पे एल्फ के बारे में बताया जाता है दरअसल जो उनकी पावर्स होती है उन्हें 9 साल की उम्र में मिल जाती है और उनका खुद की बॉडी पे और उनका माना पे पूरा कंट्रोल होता है। ग्रैंडपा कहते कि आर्थर तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो क्योंकि काफी जल्दी तुम काफी अच्छे बीस्ट ट्रेनर बन जाओगी। और हाँ, जो तुम्हारा माना कोर है हम उसे ठीक करेंगे ताकि तुम्हें और भी ज्यादा सफर या फिर पेन का सामना करना ना पड़े। और वो उसकी बॉडी को इग्नाइट करना शुरू करते हैं जहाँ पर आर्थर पूछ रहा था इससे मुझे दर्द तो नहीं होगा। ग्रैंडफादर मना करते हुए कहते हैं कि नहीं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा पर मगर बस तुम्हें थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा। और जैसे ही वो उसके माना कोर को इग्नाइट कर रहे थे पर मगर तभी वहाँ पे आर्थर की बॉडी से बहुत जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि टैस्क और ग्रैंडफादर काफी दूर जाके गिरते हैं। और थोड़ी देर बाद जब टैस्क हमारी लड़की को चेक करने जाती तो उसके सारे कपड़े फट चुके थे और वो लगभग बेहोश हो चुका था। और ग्रैंडफादर भी कह रहे होते मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ। आर्थर की आंख अब किंगडम में खुलती है जहाँ पे वो अपने बिस्तर में लेट रखा था। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम अब ठीक हो। आर्थर हाँ करता है। तभी ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम बीस्ट के बारे में जानती हो। आर्थर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि हाँ मैं उनके बारे में जानता हूँ, दरअसल वो एक ड्रैगन होते हैं। ग्रैंडफादर सारे मामले को समझ चुके होते हैं और वो कहते कि अच्छा ठीक है, पर मगर जो तुमने मुझे बात बताई है कि वो एक ड्रैगन था ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी। आर्थर समझ चुका है। तभी ग्रैंडफादर कहते कि ठीक है अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं घर जाने के लिए। आर्थर काफी हैरान हो चुका था। वो कहते कि पर मगर आपने तो कहा था मेरे पे भी 2 साल बचे हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि दरअसल हमारी एक मीटिंग रखी जाती है जिसमें डॉर्फ्स, एल्व्स और इंसान आपस में मिलते हैं जिसके लिए तीनों की तीनों रेसेस के गेट खोल दिए जाते हैं। साथ ही साथ साइरस सिटी की भी तो तुम अपने मदर फादर से जल्दी मिल पाओगी। आर्थर के पूछने के बाद उसके ग्रैंडफादर बताते कि हाँ टेस को भी ये बात पता है और दूसरी और टेस को उसके मदर फादर ये बात बता रहे थे। आर्थर कहते हैं कितनी जल्दी टाइम बीत गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात हो। मेरी ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में भी 2 साल बचे थे पर मगर अब ये जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये सारी बातों को शाम को सोच रहा था तभी वो एग हैच हो जाता है जिसके अंदर से एक क्यूट सा ड्रैगन बाहर निकला था। इसे देख के आर्थर डर चुका था पर मगर तभी वो ड्रैगन एक क्यूट सी आवाज निकालता है। आर्थर इसे देख के शांत हो जाता है और जो आर्थर के हाथ में साइन था वो भी ग्लो करने लग चुका था। और वो छोटा सा ड्रैगन अपने मन से टेलीपैथी के थ्रू आर्थर से बात कर रहा था जहाँ पे आर्थर कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम्हारी मॉम का नाम सिल्विया था और मैं तुम्हारी मॉम
मॉम के नाम पे ही तुम्हारा नाम रखूंगा और तुम्हारा नाम सिल्वी होगा। जहाँ पे अब वो दोनों सो चुके थे पर मेगा अगले दिन जो टेस्क होती है हमारे आर्थर को उठाने आ रखी थी, पर एकदम से चिल्लाती हुई कहती आर्थर ये क्या है। आर्थर भी घबराते हुए खड़ा होता है, जहाँ पर टेस कह रहे थे कि ड्रैगन का बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है और ये काफी क्यूट भी है। लेकिन जब वो दोनों ट्रेनिंग करने आते हैं जहाँ पे टेस के ग्रैंडफादर भी काफी शॉक हो चुके थे और कहते हैं कि ड्रैगन का बच्चा है। आर्थर कहते कि हाँ मास्टर आपने ठीक कहा, कल रात ये अंडे से बाहर निकला। आर्थर तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा, ये काफी ज्यादा रेयर स्पीसीज है क्योंकि ये काफी बड़ा माना बीस्ट है और साथ ही साथ अब तुम्हारे ऊपर 3 जिम्मेदारी है जहाँ पे तुम्हें इसे अब ट्रेन करना होगा। साथ ही साथ अपना ह्यूमन मानाकोर और बीस्ट मानाकोर उन दोनों को भी ट्रेन करना होगा। और ऐसा कहने की बात तुरंत ही ग्रैंडपा एक काफी बड़े विंड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और वो काफी तेज मूव करते हैं। आर्थर उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता और वो कहता है कि मैं ग्रैंडपा गिव अप करता हूँ। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे सामने इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं टिक पाओगी, लेकिन आर्थर मैं तुम्हें बता दूं ये तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं थी। और वो उसे एक शॉट देती हुई कहते कि ठीक है अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। अब आर्थर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है जहाँ पे अब उसकी चेस्ट का पेन भी कम हो चुका होता है, जिसके बाद वो ग्रैंडपा से भी अब फाइट कर पा रहा था उनकी बीस्ट वाली फॉर्म पर। और आर्थर बीस्ट टेमर वाली सारी की सारी खूबियां भी सीख चुका था, जिसके साथ आर्थर के 4 महीने ही भी खत्म हो चुके थे और आर्थर टेस्क एक जगह पे घूमने आए होते हैं। जब आर्थर टेस्क आगे बढ़ रहे थे फिर से आर्थर एक लड़के से टकरा जाता है और गेस व्हाट, ये लड़का वही होता है फेरॉइड, जो कि आर्थर से पहले भी पिटा था इसी बाजार में। और आर्थर कहता है कि मुझे याद नहीं तुम कौन हो। तो फेरॉइड गुस्से में कहता है अबे तू मुझे भूल गया, हमारी पिछली बार लड़ाई हुई थी और मैं तेरे को लगभग हरा दिया था। आर्थर कहता है हरा दिया था। अगले सीन में फेरॉइड को दिखाया जाता है जो कि पिट के फिर से नीचे पड़ा था। आर्थर उसे उठाते हुए कहते कि चलो बस बहुत हो गया फेरॉइड, आज से तुम और मैं दोस्त हैं। अब आर्थर उससे पूछता है क्या तुम भी उस एक्सचेंज इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे 3 किंगडम आने वाले हैं। फेबल कहते कि ऑफ कोर्स मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि मैं गुडविल का एम्बेसडर जो हूँ। वैसे तुम दोनों वहाँ पे जाओगी क्या, लेकिन मेरे को लगता है टेसा को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो कमजोर है और क्या पता पिछली बार की तरह वो फिर से गायब हो जाए। ये सुन के टेसा को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो कहती कि मैं तुम्हें कमजोर दिखाई दे रही हूँ, ये ले, और वो उसके मुंह पे जोरदार पंच मार देती है। जिसके बाद वो दोनों भाग के एक जगह पे आ जाते हैं। आर्थर कहते हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें ये काम सूट नहीं करता। ये सुन के टेसा रोती हुई कहती कि तुम बिल्कुल मेरे फादर की तरह कह रहे हो, मुझे तुम पसंद नहीं। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से भाग चुकी थी और अपने कमरे में बैठ के रो रही होती, जिसके पास कुछ जुगनू आते हैं उड़ते हुए। और थोड़ी देर बाद हमारा आर्थर भी वहाँ पे आ चुका था और वो कहते कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रुलाया। टेस कहती है कि कोई बात नहीं। आर्थर कहते कि तुम मेरे साथ उस जगह पे जाओगे जहाँ हम बचपन में जाया करती थी। ऐसा मान चुकी होती। जब वो लोग वहाँ पे जाते उन्हें वही सारे 20 दिखाई देते जिन्होंने इन्हें बचपन में बचाया था। दोनों कैंप फायर लगा के वहाँ पे बैठ रखी थी, पर मेरा आर्थर कहता है टेसा कि तुम्हें नींद आ रही है। वो मना कर रही होती है पर मेरे को उसे सच में आ रही थी। इस बात से वो थोड़ा घबरा जाती है। आर्थर कहता है कि देखो तुम अभी भी घबराती हो। टेसा कहती कि अरे चुप रहो ना, मैं नहीं घबराती। वैसे जो ह्यूमन किंगडम है वो कैसा है। आर्थर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं कभी वहाँ पर नहीं गया। टेसा कहती कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रुक जाओ। आर्थर कुछ कहने वाला था पर मगर तब तक टेसा सो चुकी होती है। अब अगले दिन जो आर्थर होता है वो पूरी तरीके से अपने सामान को पैक करके जाने को रेडी था, जहाँ पे ग्रैंडफादर उसके पास आते हुए आर्थर को एक कंपास देते और कहते कि जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ पे वापस आ सकती हो। पर मगर आर्थर आसपास देखता है जहाँ पे उसे कहीं भी टेसा दिखाई नहीं दे रही होती। अब जब आर्थर उस गेट में पहुंच जाता है जिससे कि ह्यूमन किंगडम कनेक्ट होता है, तभी टेसा भागते हुए आर्थर का नाम पुकारती है और वो बेचारी नीचे गिर चुकी थी, जहाँ पे आर्थर उसे अपना हाथ देते हुए उठाता है और टेसा उसे हक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। आर्थर कहते हैं कि जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और अब वो बाकी बच्चों के साथ ह्यूमन किंगडम के गेट के अंदर चला गया था। और थोड़ी देर बाद जब वो बाकी बच्चों को अलविदा करता है, आर्थर अपने घर के सामने था और वो एक गहरी सी सांस लेके आगे बढ़ता है और अपने गेट पे नॉक करता है, जहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची गेट खोलती है और उसके पीछे पीछे आर्थर के पेरेंट भी आ चुके थे। आर्थर बहुत नर्वस होता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। और उसके बाद वो कहता है कि मॉम डैड मैं घर आ गया। जिसके तुरंत ही बाद उसके मॉम डैड से हक करके रोने लग जाते हैं। आर्थर की मॉम तो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, जहाँ पे आर्थर की छोटी बहन कह रही होती कि मॉम डैड आप प्लीज मत रोइए। आर्थर को रियलाइज होता है कि उसकी छोटी बहन है, जहाँ पे उसकी मॉम उन दोनों का इंट्रोडक्शन करती है। आर्थर की छोटी बहन का नाम एलेनोर था। अब वो सब लोग अंदर बैठ रखे होते हैं
हैं जहाँ पे आर्थर की मॉम कह रही थी कि मैं तुम्हें सोने से पहले तुम्हारे भाई के बारे में कहानी सुनाया करती थी, ये वही है। और जो सिल्वी होती है उसे एलेनोर बहुत पसंद आती है, जहाँ पे आर्थर अपने मॉम डैड को बता रहा था कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ, पर मगर वो सिल्वी के बारे में कुछ नहीं बताता। उसकी मॉम के पूछने के बाद वो कहता है कि दरअसल इसका नाम सिल्वी है और ये मुझे रास्ते में मिली क्योंकि इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो मैं इसे अपने साथ लेके आ गया। आर्थर के फादर पूछते हैं कि तुम्हारा मानाकोर किस स्टेज पे है, पर मगर आर्थर कहते हैं कि डैड आप आजकल क्या कर रहे हो। आर्थर के फादर प्राउडली कहते हैं कि मैं हील्सटिया ऑप्शन हाउस का सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। आर्थर अपने फादर से पूछता है कि आपका मानाकोर किस स्टेज पे है, जहाँ पे बताते हैं कि 2 साल पहले मैंने डीप ऑरेंज को हिट करा, जहाँ पे आर्थर में बताता है कि मानाकोर का लेवल कलर्स में डिवाइड होता है, जहाँ पे इसकी शुरुआत होती है ब्लैक से, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो और आखिरी में सिल्वर और व्हाइट। और हर कलर के अंदर 3 अलग अलग स्टेजेस भी होती हैं, डीप, स्टैंडर्ड और लाइट। और आर्थर बताता है कि मेरा स्टेज है लाइट रेड। आर्थर के फादर शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अरे वाह तुम जल्दी ही मेरे पास पहुंचने वाले हो, आओ मेरे से फाइट करो। आर्थर पर मगर बहुत खुश था अपनी फैमिली से मिलने के बाद। तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहता है कि मैंने सुना तुम्हारा बेटा वापस आ चुका है, क्या ये सच है। आर्थर के फादर आर्थर को बताते कि ये विंसल हेल्स्टिया है जो कि ऑप्शन हाउस को रन करते हैं। आर्थर उनका वेलकम करता है और वो आर्थर के मैनर्स को देख के काफी हैरान हो चुकी थी और अपनी बेटी लिलिया से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और जैसे वो सिल्वी को देखती है वो उसके प्यार में गिर चुकी थी और वो कहती है कितना क्यूट है। जिसके बाद आर्थर और उसके डैड फाइट करने के लिए बाहर आ चुके होते। विंसन उन्हें देखते हुए कहता है कि सच में फाइट करने वाले हैं। आर्थर की मॉम बताती कि आर्थर का जो मानाकोर है वो रेड लाइट कलर का है। विंसन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता। आर्थर अपने मन में कहता है जो मेरा मानाकोर का लेवल है वो और भी हाई है, पर मगर सिल्वी की वजह से मैं फाइट नहीं कर पा रहा था। आर्थर के फादर कह रहे होते बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारे फादर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और तुरंत ही दोनों बाप और बेटे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं अपने मार्शल आर्ट के थ्रू। आर्थर के फादर कहते हैं कि बेटा ऐसे अटैक मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले, तुम्हें और जान लगानी होगी। आर्थर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि ये बढ़िया था पर मगर अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो फायर एलिमेंट का यूज कर रही थी। आर्थर कहता है जो ह्यूमन रेसेस है वो उसी एलिमेंट का यूज करते हैं जिसमें कि वो परफेक्ट होते हैं। और आर्थर के फादर आर्थर के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं। आर्थर को बहुत दिक्कत होने लग जाती है, पर मगर अब वो सीरियस होते हुए अपने माना का यूज करता है और सब लोग ये देख के काफी हैरान हो जाते हैं। आर्थर पर मगर अभी अपने फादर से हार रहा होता है क्योंकि वो सीरियसली फाइट को नहीं ले रहा था। आर्थर कहते हैं ग्रैम्प ने मुझे कहा था कि मैं काफी ताकतवर हो चुका हूँ और फायर एलिमेंट की मैं एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ और वो उसका यूज करने लग जाता है, जहाँ पर सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और कहते क्या। आर्थर कहते हैं फादर हैरान मत हो, मैं तो इससे ज्यादा कर सकता हूँ। और वो पास ही पड़े हुए पानी को भी कंट्रोल कर रहा था। आर्थर उस पानी से अपने डैड के ऊपर हमला करता है। उसके फादर ने उस हमले को डॉज कर लिया, पर मगर कुछ पानी उनके ऊपर लग जाता है जिससे कि उनकी अंदर की आग बुझने लग जाती है और ये मैच यहीं पे खत्म हो जाता है। हमें ये तो नहीं बताया जाता कौन जीता कौन हारा, मेरे को तो लगता है आर्थर ही जीता भाई। तुरंत ही आर्थर के फादर से हक करते हुए कहती कि तुम मेरी उम्मीदों पे खरे हुए, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो। अब सब लोग एक साथ बैठ रखे थे, जहाँ पे विंसन रेनाल्ड से कह रहा होता है कैसा रहेगा कि हम आर्थर को जायरस एकेडमी में भेज दें। रेनाल्ड कहते हैं यार तुम पागल हो चुकी हो, वो कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी है। लेकिन वेंस्टेन की वाइफ भी कह रही होती कि हाँ मेरे हस्बैंड ने सही कहा, आर्थर के लिए वो जगह एकदम परफेक्ट रहेगी क्योंकि वो देखो सच में बहुत ताकतवर है। और वो ये भी कहते हैं कि फीस वगैरह का आप मत सोचो, हम सब ये मैनेज कर लेंगे। आर्थर कहता है आप लोग का बहुत शुक्रिया, पर मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली से काफी टाइम बाद मिला हूँ, तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और सब लोग आर्थर की बात को मान जाते हैं, जहाँ पे अब लिली आर्थर को एक जगह पे लेके आ रखी थी जहाँ पे काफी सारी मेड होती हैं, जहाँ पर वो मेड से कह रही थी आज का ये हमारा गेस्ट है। पर मगर तभी एक मेड आर्थर को बताती है लिलिया सामा यहाँ पे तभी आती है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक सॉर्सरर बने, जबकि वो खुद एक सॉर्सरर नहीं है। इतनी सी उम्र में उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रखा है। अब शाम को सोने का टाइम हो चुका था। आर्थर के मॉम डैड उसके पास बैठ रखे होते हैं। दरअसल वो अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो इतने साल बाद जो उनसे मिला था। पर मगर तभी उसके फादर कहते कि बेटा मुझे पता है जो तुम्हारा फ्यूचर है सच में ब्राइट होगा। ऐसा कहने के बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं। आर्थर कहते हैं मॉम डैड मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन आर्थर के फादर की पूरी टीम आ चुकी होती है जो कि आर्थर को देख के बहुत खुश थे। और जैस्मिन उसे गले लगाते हुए कहती है मेरे आर्थर मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उस दिन जो भी हुआ सब मेरी गलती थी। आर्थर कहते हैं कि आप खुद को ब्लेम मत करो, इसमें किसी की गलती नहीं थी। अब वो लोग बैठ रखे होते हैं। आर्थर ये सुन के हैरान हो जाते हैं। सब लोग एस्टन सिटी से आ रहे हैं जहाँ पर इन्होंने सारी जॉब्स को पूरा करा। और वो लोग ये भी बताते कि हमने ऐसी ऐसी चीजों को देखा जो कि आज तक हम नहीं देखे हैं। तो आर्थर कहता है अपने मन में मुझे शायद एक एडवेंचर बनना चाहिए ताकि मैं इस दुनिया के बारे में और भी चीजें पता कर
कर सकूं। अब थोड़ी देर बाद जो आर्थर होता है वो अपने कमरे में अपनी सांस रोक की प्रैक्टिस कर रहा था और थोड़ी देर बाद जब थक के वो नीचे गिर जाता है तो वो कहता है, क्या मुझे कुछ और करने की जरूरत है अपनी पावर को मास्टर करने के लिए? नहीं, मुझे इसी पावर में मास्टरी करनी होगी और मैं अपने लोगों के पास इसलिए लौटा हूँ ताकि जो मेरे चाहने वाले हैं और जिनसे मैं प्यार करता हूँ मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब थोड़ी देर बाद जो आर्थर की मॉम होती है वो उसे एक बार्बर के पास लेके आती है जो कि उसकी कटिंग कर रहा था। भाई ये बार्बर मेरे को देखने में पता नहीं मीठा क्यों लग रहा है। अब जब हमारा लड़का अपने हेयर कटा के बाहर आता है सब लोग उसको देख के काफी इम्प्रेस हो चुके थे, कहते कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो आर्थर आज हम तुम्हें पूरी सिटी घुमाएंगी। एलेनोर अपने भाई से कह रही थी कि आज आप भैया मेरी बॉडीगार्ड बनोगी। लिली बता रही होती कि देखो ये कितनी तेजी से अपनी पार्टी बदल ली, तुम्हारे आने से पहले ये मेरे साथ रहा करती थी। जिसके बाद ये सब लोग सिटी में घूमते काफी मजे करते हैं, पर कुछ बच्चे आर्थर के साथ मजाक करके जाने लग जाते हैं। आर्थर कहता है कि आखिरकार ये लोग थे कौन? दरअसल ये लोग साइरस एकेडमी के स्टूडेंट थे, उनके ऊपर तो ध्यान मत दो। और आगे जाने के बाद उनको एक शॉप के अंदर काफी सारे माना कोर दिखाई देते हैं और आर्थर को बताया जाता है दरअसल ये बीस्ट कोर्स हैं जिनको की बीस्ट की बॉडी के अंदर से निकाला गया है। दरअसल जब इस कोर को तुम अपने हाथ में पकड़ते हो तुम्हारी पावर दुगनी हो जाती है। आर्थर की बहन कह रही होती कि मैं इस बीस्ट कोर को ले सकती हूँ, पर मगर लिली बताती कि नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है सॉर्सरर बनने का, तुम्हें सॉर्सरर बनने के लिए खुद से मेहनत करनी होगी। अब थोड़ी देर बाद वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे हमारा आर्थर नोटिस करता है लिलिया काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रही है और वो समझ चुका होता है कि इसके पेरेंट्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आर्थर लिलिया से कुछ कहने वाला होता है, पर मगर जब वो देखता है कि लिलिया कहीं जा रही है आर्थर उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो उसी शॉप में आई थी जहाँ पे बीस्ट कोर मिल रहे थे। आर्थर उससे कहता है कि तुम सच में इसे लेने वाली हो लिलिया? मुझे नहीं लगता कि इसे तुम मैजिक यूज कर पाओगी। लिलिया कहती कि जब तक मैं इसे यूज नहीं कर लेती आर्थर मुझे क्या पता मैं मैजिक यूज कर सकती हूँ या फिर नहीं। तुम काफी यूनिक इंसान हो आर्थर, तुम इस बात को नहीं समझने वाले। जो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे कभी भी बीस्ट फॉल को टच नहीं करने देंगी। आर्थर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है शांत हो जाओ, चलो हम बात करने चलते हैं। पर मगर जब लिलिया उसके हाथ को छुड़ाती है तो वो पीछे कुछ लड़कों से जाकर टकरा चुकी थी और ये साइरस एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं। लिलिया कहती कि सर मुझे माफ कर देना, मैं गलती से आपसे टकरा गई। पर मगर वो बच्चे चिढ़ते हुए कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि माफी मांगने से हमारी जो कपड़े तूने गंदे करे वो साफ हो जाएंगे? तभी शॉपकीपर आते हुए कहता है गुस्से में, यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? पर मगर जब वो देखते कि तो साइरस एकेडमी के स्टूडेंट है वो खुद ही बोलता है अरे कंटिन्यू करो बच्चों, मैं जरा बाहर से होके आता हूँ। हाँ, और वो बच्चे अपनी मैजिक का यूज करने वाले थे। आर्थर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो भी अपने मैजिक का यूज करने जा रहा था, लेकिन वहाँ पे तभी तबीता आ जाती है और कहती कि रुक जाओ। बच्चे पूछते हैं कि तू बुढ़िया है कौन आखिरकार? तबीता बताती कि मैं हिल्सटिया फैमिली की मेंबर हूँ। वो बच्चे सुन के शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हिल्सटिया फैमिली है हमारी एकेडमी के लिए काफी डोनेशन देती है, अगर ये बात हमारे मास्टर को पता लगी तो वो हमें नहीं छोड़ेंगी। ऐसा कहने के बाद वो बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग भी अब घर आ चुके थे। वेंसन ये सुन के शॉक हो जाता है कि साइरस एकेडमी के बच्चे इनसे फाइट करने वाले थे। तबीता कहती कि डियर आप चिंता मत करो, उन्हें मैंने रोक दिया था। और जो हमारी लिलिया होती अपने फादर से माफी मांगती है। लिलिया के फादर उसे कुछ नहीं कहते और वो आर्थर को बड़े प्यार से कहते हैं बेटा जो आज कुछ हुआ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमको एकेडमी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि मेरी वहाँ पे काफी पहुंच है। पर मगर तभी लिलिया एकदम से रोते हुए कहती कि फादर क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? आप मेरी जगह आर्थर को उस एकेडमी में भेज रहे हो। मॉम और डैड, आर्थर मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। और ऐसा कहने की बाद वो भाग चुकी थी। आर्थर अब उसके रूम के बाहर उसे आवाज पुकार रहा होता है, पर मगर लिलिया बिल्कुल भी गेट खोलना नहीं चाह रही थी। अब हमें लिलिया के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जब उसके फादर ने उसे कहा था कि तुम बड़ी हो जाओगी तो मेरी बेटी मैं तुम्हें साइरस एकेडमी भेजूंगा। छोटी लिलिया बहुत खुश हो चुकी थी और वो अपनी मॉम के पास जाते हुए कहती मॉम मेरा मैजिक कब अवेकन होगा? लिलिया की मदर बताती कि बेटा इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से होगा। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में आर्थर उसके पास आ जाता है और कहता है कि लिलिया मुझे माफ कर देना। लिलिया कहती है कि मैं माफी तुमसे मांगना चाहती हूँ, तुम एकदम आ गए और तुम साइरस एकेडमी जा रहे हो जबकि मैं नहीं जा पाई, मुझे तुमसे नफरत हो गई थी। पर मैं हो सके तो मुझे माफ कर देना आर्थर, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स मेरे से हेट करते हैं। पर मैं आर्थर उसके मुंह को पकड़ते हुए कहते हैं कि लिलिया इस बारे में मत सोचो, मुझे पता है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो और तुम्हें पता है ना मेहनत का फल जरूर मिलता है। और वो ये भी बताते हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ा था मुझे एक लड़की मिली थी टाइशा नाम की और उसने मेरी बहुत मदद करी। और वो उसे एक ट्रिक दिखाते हुए कहता है जो ये ट्रिक है ये मेरे दोस्त ने मुझे सिखाई थी, तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे नया आया हूँ, इस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं। लिलिया बताती कि दरअसल मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एकेडमी में बहुत डोनेशन करते हैं और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीदों पर मैं कभी खड़ी नहीं उतर सकती। आर्थर कहता है कि ऐसा मत सोचो, क्या तुम मैजिक का यूज करना चाहती हो? लिलिया ये सुन के काफी हैरान हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि लिलिया के फादर और मदर को बता रहा था कि
क्योंकि लिलिया अपना घर छोड़ के चली गई है। क्योंकि वो मैजिक का यूज करना चाहती थी तो मैंने उसे वहाँ पर भेजा जहाँ पर मैं था। और वो लिलिया का एक लेटर उनको देता है जहाँ पे लिलिया ने लिखा था, मेरे प्यारे माता पिता, मुझे माफ कर देना, मैजिक का यूज नहीं कर सकती और मुझे लगता है कि जब तक मैजिक का यूज ना कर पाऊँ तब तक मैं आप लोग के लिए यूजलेस हूँ और मैं एक अमेजिंग सॉर्सरर बन के लौटूंगी, तो मेरा इंतजार करना। आपकी प्यारी बेटी लिलिया। और ये पढ़ने के बाद विंसन बहुत हैरान हो जाता है। मैं हमेशा अपनी बेटी को फोर्स करा करता था, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर बने बल्कि वो बस खुश रहे, पर अब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है बस मैंने उसे परेशान ही करा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी आर्थर कहता है कि लिलिया तुमने सुन लिया ना। तभी लिलिया वहाँ पे आ चुकी होती है। उसके पेरेंट्स कहते कि ये क्या करा तुमने। आर्थर कहता है कि बस मैं लिलिया को ये दिखाना चाहता था कि अपने पेरेंट्स को खोना कितना बुरा लगता है, क्योंकि ये सब मैं झेल चुका हूँ। विंसन कहते कि मुझे माफ करना आर्थर, मैं तुम्हें देख के बहुत एक्साइटेड हो चुका था, और लिलिया तुम भी मुझे माफ कर देना। आर्थर अभी तुम्हें अकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लिलिया बेटा तुम्हें मैजिक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। लिलिया कहती फादर पर मगर मैं अकेडमी जरूर जाऊंगी, मैं एक ऐसी सॉर्सरर बनूंगी जो कि सबको खुश रखे, बिल्कुल आर्थर की तरह। और ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स से हक कर लेते हैं। आर्थर कहते कि ठीक है अब हो गया, मैं इसके माना को एक्टिवेट करूंगा। और वो अपनी बहन और लिलिया को साथ में बैठाता है ताकि वो दोनों का माना एक साथ एक्टिवेट कर सके और ज्यादा टाइम ना लगे। और वो उन्हें बताता है कि अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करो, तुम्हारा माना तभी स्ट्रांग होगा जब तुम अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल रखोगे। और वो उन दोनों को सिखा रहा था कि ब्रीथ अंदर करो और बाहर करो जब तक तुम्हें एक अंधेरी जगह पर एक रोशनी दिखाई ना दे। और वो उन दोनों की कमर को टच करते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, पर मगर जो ये प्रोसेस है चालू रखना। और इसके बाद लिलिया को अपना माना महसूस होने लग जाता है। ये देख के उसके पेरेंट्स शॉक हो चुके थे। अब वो लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि लिलिया का माना अवेकन हो चुका था। आर्थर उसे बताता है कि तुम्हें करीब 2 से 3 साल लग सकते हैं अपने माना को कंट्रोल करने में, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और लिलिया भी हाँ करती है। दूसरी ओर हमें कुछ बंदे ऑप्शन हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है काश काश मुझे ऑप्शन हाउस के अंदर कुछ बढ़िया चीज मिल जाए। अब आर्थर और उसकी फैमिली भी ऑप्शन हाउस में पहुंच चुकी थी और ये उसे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और उनके फादर यहाँ पे सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। अब विंसन स्टेज पे आता है, कहते हैं कि यहाँ पे आज ऑप्शन को हम शुरू करेंगे, पर मगर उससे पहले यहाँ पे कुछ स्पेशल गेस्ट आ रखे हैं। किंगडम ऑफ सेफिन के रॉयल फैमिली किंग ब्रैड और उनकी वाइफ क्वीन परसीला। इनके साथ आए हैं यंग प्रिंस कैटिस और प्रिंसेस कैथिला। आर्थर के मन में चल रहा था कि पक्का से जो ये किंग और इनकी फैमिली होगी काफी अच्छी होगी, इस वजह से सारे लोग इन्हें चेयर कर रहे हैं। सारे गार्ड्स अलर्ट हो रखे थे ताकि किसी को भी कुछ ना हो। ऑप्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे पहली चीज आती है जो कि एक ब्लेड था जिसे कि एक मशहूर स्वॉर्ड्समैन ने बनाया था। इसके अंदर माना भी ऐड करा है ताकि इसकी टिप से थंडर अटैक करे जा सके। और इसका स्टार्टिंग प्राइस 50 गोल्ड कॉइन है। ऐसे करते करते लोग अपना प्राइस ऊपर बढ़ाते जा रहे थे। आर्थर कहता है अरे वाह, तो ये होता है ऑप्शन, क्या मैं भी किसी वेपन के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। पर लेकिन तभी वहाँ पर 2 मास्क आ जाते हैं। आर्थर इनमें इंटरेस्ट दिखा रहा था पर उसे पता चलता है कि सिल्वी गायब है और हमारी क्यूट सी सिल्वी स्टेज पे घूम रही होती है, पर मगर एक रॉयल फैमिली के साथ आए हुए मेज ने उसे रोक दिया होता है। दूसरी ओर हमें नेक्स्ट आइटम दिखाया जाता है। विंसन बताता है कि ये ए रैंक लाइन कर्व है। तभी यहाँ पे राजा का बेटा कह रहा होता है फादर मुझे वो चाहिए। बेटिंग स्टार्ट होती है पर मगर सीधा राजा ने 1000 गोल्ड कॉइन का ऑफर दे दिया था और कोई भी किंग के खिलाफ उतरना नहीं चाह रहा होता। भाई किंग है, नल्ला आदमी थोड़ी ना कोई भी ऐसी ऑफर मार देगा। अब किंग से पूछे जाने के बाद वो बता रहे होते हैं दरअसल मेरी बेटी ने इसे खरीदने के लिए कहा तो मैंने खरीद दिया। आर्थर दूसरे सिल्वी को ढूंढ रहा होता है पर मगर तभी सिल्वी की चिल्लाने की आवाज आती है और आर्थर उधर जाके देखता है तो एक मेज ने सिल्वी को पकड़ रखा था। आर्थर यहाँ पे कोई भी ट्रबल को करना नहीं चाह रहा होता। वो प्यार से कहता है सर सिल्वी को जाने दो, ये मेरी माना पैट है। और वो मेज थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसे सिल्वी में इंटरेस्ट आ चुका था। अब आर्थर जा रहा होता है पर मगर तभी मेज कहता है उस माना बीस्ट को मुझे दे दो, वो मुझे चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपनी सिल्वी को दे दूंगा। तभी वो रॉयल मेज कह रहा होता है कि ये मेरा ऑर्डर है, पर मगर आर्थर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाता है। पर मगर तभी मेज कहता है अभी तो तुम जा रहे हो पर मगर याद रखना कि तुम्हारे पेरेंट के ऊपर ये काफी भारी पड़ेगा। आर्थर गुस्से में पीछे पलटता कहता है अगर तुम्हारे अंदर दम है तो एक बार फिर से कहो। और जो आर्थर का मर्डर इंटेंट होता है वो इतना खतरनाक होता है कि सारे ऑप्शंस की बिल्डिंग चटकने लग जाती, कांच फूटने लग चुके थे। जो लोग माना को यूज कर पा रहे थे तो वो तो इसे हैंडल कर लेते हैं, पर मगर जो माना का यूज नहीं कर पाता वो सब बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी ओर आर्थर को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। भले ही मेज डर चुका था पर मगर आर्थर अब एक मुसीबत में पड़ने वाला होता है। तुरंत ही आर्थर अपने मर्डर इंटेंट को बंद कर देता है, पर मगर अब तो यहाँ पे काफी डैमेज हो चुका था। रेनॉल्ड सबको बाहर निकाल देता है। तभी किंग कहते हैं कि
कि रेनॉल्ड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो बोलते हैं कि कल्प्रेट को टाइम पे पकड़ा नहीं गया, ये किसकी जिम्मेदारी थी। रेनॉल्ड किंग से माफी मांग रहा होता है। किंग कहते हैं माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। रेनॉल्ड भी हाँ करता है और जैसे किंग उसे सजा सुनाने जा रहे थे पर मगर तभी वहाँ पर मे जाती हुई कहता है माय लॉर्ड उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पे किसी को भी चोट नहीं लगी है। तभी किंग सभी को इंट्रोड्यूस करता है सेबेस्टियन से और वो बताते हैं कि दरअसल इसने मेरी कई बार जान बचाई है और ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, साथ ही साथ मेरी फैमिली का भी, इस वजह से मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। किंग को ये पता चलता है कि सेबेस्टियन को आर्थर का माना बीस्ट बहुत पसंद आया तो किंग रिक्वेस्ट करते हैं रेनॉल्ड क्या मुझे तुम्हारे बेटे का माना बीस्ट मिल सकता है क्योंकि ये मेरे मजिशियन को चाहिए। पर मगर तभी रेनॉल्ड कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ करना, आर्थर ने खुद अपने माना बीस्ट को एक्वायर करा है तो मेरे पास कोई भी हक नहीं है उससे उसका माना बीस्ट छीनने का। तभी किंग तुरंत ही आर्थर से बात करते हैं बेटा क्या तुम ये माना बीस्ट मुझे दोगे। आर्थर कहता है माय लॉर्ड अगर आप इसके बदले मेरे से मेरी जान भी मांग लेते तो मैं दे देता, पर मगर सिल्वी को मैं किसी को नहीं दे सकता। किंग कहते हैं जो भी मैंने लायन के कप को खरीदा है क्या तुम इसके बदले मुझे सिल्वी को नहीं दोगे। आर्थर मना करता है। तभी किंग को गुस्सा आ चुका था और वो कहते कि एक किंग ने तुमसे 2 बार पूछ लिया है, मैं इस बार लास्ट बार पूछूंगा क्या तुम सिल्वी को मुझे दोगे या फिर नहीं। अब तक आर्थर को भी बहुत गुस्सा आ चुका होता है और वो कहता है किंग को कि कुछ चीजें काफी प्रीसियस होती हैं जिनका कि कोई भी दाम नहीं लगाया जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों को बेचोगे मुझे तो क्या आप इसके लिए रेडी होंगी। किंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता आर्थर के इस क्वेश्चन का और तुरंत किंग के कुछ सैनिक आर्थर के ऊपर हमला कर देते हैं। आर्थर ने एक ही पंच में दोनों को ढेर कर दिया था। सेबेस्टियन तभी आर्थर के ऊपर फायर अटैक करता है पर मगर आर्थर ने अपने स्टैटिक वर्ल्ड एबिलिटी का यूज करके टाइम को फ्रीज कर दिया था और सबके सब फ्रीज हो जाते हैं। पर मगर सेबेस्टियन को छोड़कर सेबेस्टियन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, सब लोग रुक क्यों गए। आर्थर बड़े गुस्से में सेबेस्टियन के पास बढ़ते हुए कहता है कि सुनो मेरी बात को ध्यान से। सेबेस्टियन कहते हैं कि तुम होते कौन हो, तुम एक रॉयल के सामने नहीं टिक पाओगी। जवाब में आर्थर उसके एक पैर को स्मैश कर देता है और कहता है कि मैंने कहा मेरी बात सुनो, आगे से अपनी औकात में रहना और ये चीज को देख लेना कि पहले तुम्हारे सामने खड़ा कौन है और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। और आर्थर अपने स्टैटिक वर्ल्ड को बंद कर देता है पर मगर तभी वो थक के बेहोश हो चुका था और अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेड पे लेट रखा था और कहता है कि हाँ स्टैटिक वर्ल्ड को यूज करने के बाद मैं काफी थक जाता और ऐसे ही बेहोश हो जाया करता था। आर्थर के तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है उसके लिए फ्रूट लेकर। आर्थर कहता है मॉम जब मैं बेहोश हुआ तब क्या हुआ। आर्थर की मॉम बताती कि हम तुम्हें हील करने लग गए थे और हम दोनों काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे पर मगर इसमें काफी टाइम लगा लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आर्थर कुछ देर बाद अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे आया होता है जहाँ पे उसे एक हेयर पिन बहुत पसंद आई होती है एली के लिए और वो उसे लेना चाह रहा था पर मगर बेचारा हमारे लड़के के पास तो पैसे ही नहीं होती। पर मगर आर्थर की मॉम उसके लिए खरीद देती। आर्थर कहता है मॉम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही डैड की जॉब अब कुछ टाइम में जाने वाली होगी शायद। आर्थर की मॉम कहती है कि तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दरअसल मैं भी एक जॉब करती हूँ। और हमें बताया जाता है कि आर्थर की मॉम लग्जरी आइटम को क्रिएट करती है जो कि बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। अब आर्थर और उसकी मॉम घर आ रहे होते हैं पर मगर तभी आर्थर के फादर कहते हैं कि मेरा बेटा लगभग मर चुका था, मैं किसी के पैसे के दबाव के बीच में नहीं आने वाला। उनके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे पर मगर तभी आर्थर भी अंदर आ चुका था और उनके सामने एक पर्सन बैठा होता है। वो समझ जाता है कि यही आर्थर है। दरअसल वो बंदा कह रहा होता है कि ये सारे गोल्ड कॉइन तुम रख सकते हो, किंग ने अपॉलॉजी के तौर पर ये भेजे हैं और जिन नाइट्स ने तुम्हारे ऊपर हमला करा था उन्हें किंग ने फायर कर दिया उनकी जॉब से। आर्थर के फादर कहते हैं कि उन्हें फायर करने से कुछ नहीं होगा पर मगर तभी मैसेंजर कहता है कि दरअसल इस चीज के लिए मुझे माफ करना, आपके बच्चे ने बदतमीजी करी थी किंग के साथ पर मगर इस बात को भूल रहे हैं। आर्थर के फादर कुछ और कहने वाले होते हैं पर मगर आर्थर उन्हें रोक देता है और कहते हैं कि ठीक है सर मुझे माफ करना, किंग के साथ मुझे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। वैसे सेबेस्टियन के साथ क्या हुआ। मैसेंजर बताते हैं उसे फायर कर दिया गया क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर अटैक जो करा था और वो ये भी कह रहा था कि तुमने उसका पैर तोड़ा है पर मगर उसकी बातों पे किसने यकीन नहीं करा। लेकिन किसी ने भी तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा था और किंग को भी इस बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। पर मगर बच्चे मैं तुम्हें एक बात बता दूं तो आगे से थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है तुम्हें नहीं पता होगा कि वो अच्छा है या फिर बुरा। आर्थर के फादर और आर्थर इस बात को समझते हैं और उनके अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ पे वो मैसेंजर चला गया होता है आर्थर के फादर आर्थर को उसके पैसे देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हैं। आर्थर कहता है पर मगर फादर जो कुछ हुआ क्या वो ठीक था। आर्थर के फादर उससे बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि एक जिंदगी है, ये कब किस मोड़ पे चली जाए हमें पता नहीं चलता पर मगर हमें आने वाली सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। जहाँ पे आर्थर अपने मन में कह रहा था कि पास्ट लाइफ में मैं एक किंग था लेकिन मुझे अभी भी इस वर्ल्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए होगी दूसरी पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आर्थर के सामने मैजिकल एकेडमी की डायरेक्टर होती है जहाँ पे वो हमें बता रहा था कि जो मैजिकल एकेडमी है काफी पॉपुलर है और यहाँ पे आने के लिए हर एक बच्चा मरता है और वो हमें बताते हैं कि कैसे कि ये मैजिकल एकेडमी दूसरों के फ्यूचर को चेंज कर देती है और काफी ब्राइट बना देती है। तभी मैजिकल एकेडमी
एकेडमी के डायरेक्टर कह रही होती कि चलो बच्चे तैयार हो जाओ, और उनकी इतनी इंटेंस मैजिक को फील करने के बाद आर्थर कहता है कि मैं समझ गया, इस कंट्री में इनके अलावा किसी के पास भी इतना हाई अमाउंट माना नहीं है और इनकी मैजिकल एबिलिटी तो अलग ही लेवल पर है। तुरंत ही आर्थर अपने विंड मैजिक का यूज करके डायरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर मगर उन्होंने आसानी से रोक दिया था। आर्थर तुरंत ही अपने फायर मैजिक का यूज करता है, पर मगर डायरेक्टर ने इसे भी रोक दिया था। आर्थर काफी हैरान हो जाता है देखने की बाद, लेकिन तुरंत ही उन्होंने आर्थर को दूर फेंक दिया होता है। डायरेक्टर कह रही होती कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, तुम्हारा मैजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, पर मगर तुमने खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया था। पर मगर जैसे विंसन ने कहा था तुम्हारी मैजिकल एबिलिटी और पावर काफी अच्छी है, तो तैयार हो जाओ फाइनल टेस्ट के लिए। लेकिन वो अपने साउंड मैजिक का यूज करती है। आर्थर को इसमें बहुत दिक्कत आती है, पर मगर कुछ देर बाद वो उसे बंद करती हुई कहती कि अच्छा चलो तुमने इसे झेल लिया, मैं तुम्हें पास करती हूँ। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं तुम्हें विंड मैजिक सिखाऊं और उसको मास्टर करने में तुम्हारी मदद करूं, और साथ ही साथ तुम्हारे पास अर्थ मैजिक भी है। मैंने ठीक कहा ना? आर्थर कहते कि इनसे छुपाना बेकार रहेगा। वो कहते कि आपने ठीक कहा, और साथ साथ मैं वाटर एलिमेंट का भी यूज कर सकता हूँ। आर्थर उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करे। अगर आप ऐसा करती हो तो मैं इस अकेडमी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहने लग जाती मैं तुमसे इम्प्रेस हुई, लोग मेरे सामने ऐसी बातें नहीं करते, तुम वो पहले पर्सन हो जिसने ऐसा कहा। आर्थर कहते हैं पर मैं इस अकेडमी में तब ज्वाइन होऊंगा जब मैं बाकी बच्चों के बराबर हो जाऊं। डायरेक्टर कहती है पर मैं तुम्हें तो इसमें 3 साल लग जाएंगे। आर्थर कहता है आपने ठीक कहा, मैं दरअसल ये चाहता भी हूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ टाइम चाहिए। दरअसल मैं एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ ताकि मैं काफी सारी चीजों के बारे में सीखूं और मैं जानूं इस वर्ल्ड के बारे में। क्या तुमने अपनी फैमिली को इसके बारे में बताया? आर्थर कहते हैं कि दरअसल मैं उन्हें आज बताने वाला हूँ। डायरेक्टर कहती कि ठीक है चलो ये हमारी डील रही। दूसरी ओर आर्थर की मॉम कह रही होती कि नहीं मैं ये बात नहीं मानूंगी, और उसके फादर कहते अरे यार मान जाओ ना प्लीज। आर्थर कहते हैं मुझे लगता है शायद इन्हें पता चल गया मेरे एडवेंचर बनने वाली चीज के बारे में, और शायद जो ये बात है इन्हें मेरे से नहीं कहीं और से पता चली है। आर्थर की मॉम कहती है क्या तुम अपने बेटे को फिर से डेंजर में भेजना चाहते हो? अभी अभी तो वो घर लौटा है। आर्थर के डैड कहते हैं एक बार आर्थर से तो पता करो। आर्थर कहते हैं मॉम वो सही कह रहे हैं, मैं किसी जर्नी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ महीने के बीच में घर आता रहूंगा। आर्थर ये भी बताता है कि दरअसल मैं इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे नई नई चीजों को एक्सप्लोर भी करना है। उसके फैमिली वाले मान चुके होते और वो अपनी टीम के पास आए थे। आर्थर के डैड कहते तो बताओ आर्थर के साथ कौन जाना चाहता है सफर पे? एडम मना करते हुए कहते यार मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है। आर्थर के फादर ये भी बताते कि मेरे पास ज्यादा पे करने के लिए तो कुछ नहीं है, पर मैं कुछ ना कुछ तो पे जरूर करूंगा। जैस्मिन कह रही होती कि मैं आर्थर के साथ जाऊंगी। उसकी मॉम पूछती है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज से? पर मगर जैस्मिन थम्स अप करती है, इसका मतलब ये फाइनल हो चुका है। दूसरी ओर हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट कर रही होती है। आर्थर कहता है कि ये अपनी माना को 7-8 साल में अवेकन कर लेगी, और इससे पहले अगर इसने ऐसा कर लिया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी इसके लिए। आर्थर अपने फादर से कह रहा होता है क्या मैं ऑप्शन हाउस जा सकता हूँ, मुझे अपने लिए एक स्वॉर्ड चाहिए। दूसरी ओर हमें विंसन को दिखाया जाता है जो कि आर्थर को कह रहा था कि अच्छा तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए एडवेंचर बनने के लिए, तुम जो भी चाहो तुम वो स्वॉर्ड रख सकती हो। जहाँ पे हमारा आर्थर काफी सारे स्वॉर्ड को ट्राई करता है, उसे एक भी पसंद नहीं आ रही होती। सिल्वी उसे कमरे के अंदर लेके जाती है और आर्थर को डब्बे के नीचे एक भारी सी पुरानी स्वॉर्ड दिखती है, जहाँ पर वो उसे उठा के उसके अंदर अपने जब एलिमेंट को डालता है और उससे एक डब्बे को काट देता है। पर मगर स्वॉर्ड ने आर्थर को एक झटका दे दिया था और उससे वो स्वॉर्ड नीचे छूट चुकी थी। पर मगर आर्थर से फिर से उठाती हुई कहता है कि ये स्वॉर्ड तो काफी कमाल की है। अब आर्थर वो स्वॉर्ड अपने डैड को देता है, उसके फादर से यूज करते हुए कहते कि हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। विंसन आर्थर के पास एक रॉड को भी देखता है। आर्थर बताता है दरअसल ये मुझे नीचे से मिली, काफी हैवी और काफी परफेक्ट है, मेरे को लगता है कि ये मेरे ट्रेनिंग में काम आएगी। विंसन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज भी थी। वो बताता है कि काफी टाइम पहले एक ओल्ड मैन इसे यहाँ पे फेंक के चला गया और उसने कहा कि ये किसी के भी काम नहीं आएगी, कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता है। आर्थर कहता है कि मैंने सोचा मैं इससे ट्रेनिंग कर सकता हूँ, और वो विंसन को काफी ज्यादा प्यार से देख रहा था। विंसन कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकते हो। अब आर्थर अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेनिंग करता, खाना खाता और काफी ज्यादा मेडिटेट करता। अब इस वर्ल्ड में आए आर्थर को 9 साल हो चुके थे, जहाँ पे अब उसका 9th बर्थडे होता है। विंसन आर्थर को एक रिंग देते हुए कहता है कि ये एक रिंग तुम्हारे लिए है, अरे तुम्हारी मॉम के लिए। दरअसल ये तुम्हारे माना को डिटेक्ट करेगा और जब तुम्हारा माना एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाएगा तब तुम्हारी मॉम की रिंग ग्लो करेगी और वो समझ जाएगी कि तुम्हें कोई दिक्कत है। एडम आर्थर को एक स्क्रॉल देता है, कहता है कि इससे तुम कोई से भी वॉइस नोट को भेज सकते हो अपनी मॉम के पास अपना माना डाल के, और वो तुम्हारे वॉइस नोट को सुन सकती है। आर्थर सबका शुक्रिया अदा करता है उसे सब कुछ देने के लिए। आर्थर की मॉम कहती है बस अपना ध्यान रखना बेटा। आर्थर भी अब अपने सामान को पैक कर रहा था और जब वो घर से निकलने वाला था तो वो आखिरी बार अपने मॉम डैड से मिलता और उन्हें अलविदा कह के निकल चुका था। और जैस्मिन के साथ वो गिल्ड में आके अपनी ज्वाइनिंग करवाता है, जहाँ पे उसने एक मास्क पहन रखा ताकि कोई उसे पहचान ना ले, क्योंकि उसने काफी पंगे जो करे थे किंग के साथ। भाई सीधा वो गिल्ड मास्टर से जाके मिलता है। गिल्ड मास्टर कहते तुम्हें कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें सीधा यहाँ पे जैस्मिन ने रिकमेंड करा है।
गिल्ड मास्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कैस्पियन के नाम से और आर्थर भी अपना नाम नोट बताता है। अब आर्थर का माना और रैंक चेक करने के लिए वो लोग एक ग्राउंड के अंदर आए होते हैं जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर से एक लड़की फाइट कर रही होती है। इंस्ट्रक्टर ने उसे बड़ी आराम से हरा दिया था और उसकी रैंक वो सी देती है और एक लड़की की रैंक बी आती, इसका नाम एलिजा होता है। पर मगर तभी ग्राउंड में एक लड़का उतरते हुए कहता है, हाँ इसे हराना ही तो बाएं हाथ का खेल होगा और इसका नाम लूकस होता है जो कि इंस्ट्रक्टर से फाइट कर रहा था। पहले तो ये काफी ज्यादा डोमिनेट करता है पर मगर आसानी से इंस्ट्रक्टर इसे भी लास्ट में हरा देता है और बताता है कि तुम्हारी पावर काफी इम्प्रेसिव है पर मगर एडवांस लेवल की स्पेल को कास्ट करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें, और वो इसे इसकी रैंक बताने वाला था पर मगर तभी लूकस इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर बीच में आके एक स्वॉर्ड ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था और ये किसी और ने नहीं, हमारे लड़के ने करा होता है। तभी लड़का कहते हैं कि हमारे मैच के बीच में कैसे इंटरप्ट कर रहा है। टीचर कहती कि मैच कब का खत्म हो गया था और तुमने चीटिंग करी है जहाँ पे तुम्हें अब बी रैंक मिलेगी। यहाँ पे बारी होती है हमारे लड़के की, यानी कि उसके नए नाम नोट की और जो गिल्ड लीडर होते हैं वो उससे खुद फाइट करने आए थे। सारे के सारे एडवेंचर को यकीन नहीं हो रहा होता इतने छोटे बच्चे का इतना खतरनाक ऑरा कैसे हो सकता है। आर्थर की फाइट शुरू होती है और थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है दरअसल उसे बी रैंक मिली थी। आर्थर काफी खुश होता है। सारे इंस्ट्रक्टर गिल्ड मास्टर कैस्पियन के पास आए होते और कहते हैं कि आजकल के बच्चे कितने ताकतवर होने लग चुके हैं। तभी कैस्पियन आज से 6 साल पहले वाली बात के बारे में कहता है जो कि साइरस में हुई थी। बाकी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आप उसके बारे में बात करें जहाँ पे 3 जाति के लोग एक साथ आए थे। कैस्पियन हाँ करता और बताता है कि दरअसल राजा ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि एल्फ और डॉर्फ भी हमारे यहाँ पे आके एडवेंचर बन सकते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं इसका मतलब जो आज बच्चे यहाँ पे इतने सारे बी रैंक में प्रमोट हुए हैं वो एल्फ और डॉर्फ थे। कैस्पर कहते हैं कि हाँ दरअसल जो लूकस है वो हाफ एल्फ और हाफ ह्यूमन है और जो एलाजाइल्ड है वो डॉर्फ का हाइब्रिड है। पर मेरे गिल्ड मास्टर उस लड़के का क्या जिसका नाम नोट था, गिल्ड मास्टर कहते हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब हमें उनकी फाइट को दिखाया जाता है। आखिरकार फाइट में क्या हुआ, जो हमारा आर्थर था कैस्पियन को काफी ज्यादा टक्कर दे रहा था। कैस्पियन कहता है कि अब ये इस लेवल पे 9 साल की होने के बावजूद अगर ये बड़ा हो गया कोई भी इसे स्वॉर्ड डुएल में चैलेंज नहीं कर पाएगा, ये सबको फाड़ के रख देगा। आर्थर भी हमारे इसी बारे में सोच रहा होता है कि कैस्पियन ने उसे काफी कड़ी टक्कर दी थी पर आगे चलते हुए वो एलिजिल से टकरा जाता है। एलिजिल कहते हैं अरे वाह तुम तो वही लड़के हो जो कि गिल्ड मास्टर को टक्कर दे रहा था और तुमने अपनी ग्राउंड के बीच में स्वॉर्ड फेंक दी थी उस लड़के के अटैक को रोकने के लिए। सच में बताऊं तुम काफी अजीब हो। तभी वहाँ पे लूकस आते हुए कहता है क्या यहाँ पे बी रैंक वालों का मीटअप चल रहा है, तुम मुझे बुलाना भूल गए, तुम तो काफी बुरे हो यार। आर्थर कहता है मैं रूल ब्रेक करने वालों को नहीं बुलाता। इससे लूकस को बहुत गुस्सा आ चुका था, उसने आर्थर का कॉलर पकड़ लिया होता है। सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं पर मगर अब थोड़ी देर बाद जैस्मिन हमारे लड़की को एक जगह पे लेके आ चुकी थी। सारे बिगिनर्स को यहीं पे लेके आया जाता है अपने पावर को अप करने के लिए। जैस्मिन आर्थर से काफी तेज भाग रही होती है। आर्थर को यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है मैंने कैस्पियन को भी काफी कम आंका था, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लेकिन तभी धमाका होता है, एक जंगली बोर बाहर आ चुका था जो कि लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भाग रहा होता है। जैस्मिन और हमारा आर्थर लोगों को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन बोर इनके ऊपर अटैक कर देता है। पर मगर जैस्मिन ने आर्थर को पीछे करा और बोर के ऊपर अटैक कर रही होती काफी खतरनाक, लेकिन ये बोर भी काफी कम नहीं होता। जैस्मिन जैसे नीचे गिरने वाली थी आर्थर उसे आके पकड़ लेता है और वो बोर लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। आर्थर उन्हें बचाने जा रहा था पर मगर तभी आर्थर की प्रीवियस बॉडी उसके सामने आती हुई कहती कि तुम्हें सही टाइम का वेट करना होगा। आर्थर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब वो बोर उसकी रेंज में आ चुका था आर्थर ने उसका काम तमाम कर दिया होता है और सबको बचा लिया था। लेकिन जैस्मिन आर्थर का शुक्रिया अदा करती है और सेम टाइम पे गुस्सा भी करती है। ऐसे लड़ाई के बीच में कूदने के लिए अगर उसे चोट लग जाती तो। अब रात को वो लोग आग जला के बैठ रखे थे। जैस्मिन अपनी कहानी बता रही होती है मैं एक एडवेंचर इसलिए बनी ताकि मैं अपनी फैमिली से दूर रह सकूं। मेरी फैमिली यानी कि फ्लेम्सवर्थ उन्होंने काफी सालों से काफी ताकतवर एडवेंचर्स को प्रोवाइड कराया है और वॉरियर्स को भी। पर मगर मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी। मेरा जो फायर एलिमेंट था वो काफी टाइम पहले अवेकन हो चुका था लेकिन वो लोग मेरे से काफी उम्मीदें ले बैठे थे। पर मगर जब मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई तो वो लोग मुझे बोझ समझने लगे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आर्थर कहते कि नहीं तुम बोझ बिल्कुल भी नहीं हो, तुम काफी कमाल की हो। जैस्मिन कहती तुम्हें क्या हुआ। आर्थर कहते कि मैं तुमसे रिलेट कर पाया और वो कहता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में ऐसा ही था लेकिन मैंने मेहनत से सब कुछ बदल दिया। पर मगर तभी हमारी लड़की बता रही थी कि मैंने अपनी टीम ट्विन हॉर्स को ज्वाइन करा जहाँ पे उन्होंने मेरे को पूरा बदल दिया। हाँ वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, मेरे को डांटते हैं पर मैं मुझे वो बहुत प्यार करते हैं और ये बात मुझे बहुत पसंद है। आर्थर कह रहा होता है कि मैं इतने लोगों से मिला, क्या मैं कभी बदल भी पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को चेंज करूँ और हमारी जैस्मिन तब तक सो चुकी होती और आर्थर को कोई देख रहा था। ये कोई और नई टास्क होती है जो कि हमारी लड़की को अपने मैजिकल आइटम से देख रही थी और उसने उसके हाथ को ऑलमोस्ट टच कर लिया था और वो घबराते हुए अपने आइटम को बंद कर
करते हुए कहती ये हमेशा लड़कियों के साथ ही क्यों रहता है, ये कभी मेरे साथ क्यों नहीं रहता, पागल कहीं का। उसके पीछे से तभी इसके ग्रैंडफादर आते हुए कहते बेटा क्या हुआ, तभी वो कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं ग्रैंडफादर। ओ अच्छा तुम इससे आर्थर को देख रही थी, मुझे लगता है कि तुम उससे जेलस हो रही हो क्योंकि वो एक एडवेंचर बन चुका है और तुम भी एक एडवेंचर बन सकती हो। और वो से एक बुक पकड़ा देते हैं और तुम्हारी मेहनत से ये प्रूफ होगा 2 साल बाद के में टाइम स्किप को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग एक पर्सन के बारे में बात कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। दरअसल ये कोई और नहीं हमारा आर्थर था, किसी ने आज तक उसकी शक्ल को नहीं देखा होता। अब आर्थर जैस्मिन के पास आ चुका था और इनकी जर्नी फिर से कंटिन्यू हो जाती है। और गाइस इसी के साथ हमारा इस एनिमे का सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीजन फर्स्ट बस बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है ताकि जो स्टोरी है वो आगे डेवलप हो सके। और मेरे को लगता है जो इसका सीजन 2 होगा वो सच में काफी कमाल का होगा। अगर आपको इसके सीजन 2 को देखना है तो मुझे जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट करना ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।